आज नहीं तो आने वाले समय में लोग अरविंद केजरीवाल की पूजा करेंगे। तो मंदिर कहाँ जाएंगे वो शीशमहल? आई मीन वो कभी मुझसे कोई बाहर पूछता कि राजनीति क्यों छोड़ दी, हमने कहा भैया देखो टोल पे जाते थे और टोल पे पैसा देना पड़ता था, तो चुनाव यही सोच के लड़े थे कि जब विधायक हो जाएंगे तो स्टिकर मिलेगा तो टोल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब हार गए, जब स्टिकर ही नहीं मिला तो विधायक बन के करे राजनीति में करेंगे क्या? पर आपने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, लेकिन मफलर आपके पास है अभी। मुफलर ठंडक बढ़ गई है और कभी कभी कुछ लोगों का मुफलर आपको अच्छा बहुत लगता है। धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी तो नहीं, पर उसका गाना मैं कई बार देख चुका हूँ। वो जो अक्षय खन्ना साहब ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं ना, वो शब्द तो समझ में नहीं आए, लेकिन मजा बहुत आता उसे देख के। फिल्म क्यों नहीं देखी आपने? मिर्जापुर जब आई हाँ, तो स्कॉर्पियो की सेल बढ़ गई। चक दे इंडिया फेमस हुई तो लोग हॉकी थोड़ी खेलने लगे, क्रिकेट से अभी भी सबसे ज्यादा। ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत आज तक मुझसे पॉडकास्ट में ये बात किसी ने पूछी। बहुत शानदार सवाल, बहुत बार है क्या सवाल। संघर्ष से ही शक्ति का निर्माण होता है, मुसली खाने से कुछ नहीं होता। आज का देश भारत मुसली के पीछे पड़ा हुआ है। व्हाइट मुसली, ब्लैक मुसली, यौवन वर्धक दवाएं खा रहे हैं। ना भाई ऐसा है, इस देश का आदमी मन को मजबूत नहीं करना चाहता, लिबिडो को मजबूत करना चाहता है। गजब आदमी है, और अगर उससे कह दो तो नाराज हो जाता। मैंने अपने कमरे में 3 फोटो लगा रखी, एक दुर्योधन की, एक स्टीफन हॉकिंस की, एक भगवान कृष्ण की। दुर्योधन की इसलिए लगा रखी है कि पूरा शरीर मजबूत है, दिमाग खराब है। एक फोटो है स्टीफन हॉकिंस की, पूरा शरीर खराब है, दिमाग ठीक है। 51 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले उस आदमी। और एक फोटो भगवान कृष्ण, दिमाग भी ताकतवर और शरीर भी ताकतवर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आपको लगता है देश में अगर डिक्टेटर आ जाए तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा? 10 साल इस देश को एक खतरनाक डिक्टेटर की जरूरत है और सबको मारे, आंख बंद कर ले। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके कंबोडिया, कोई बचे ना। लेकिन हमारे देश का आदमी कहता ध्यान करने से सब कुछ हो जाता है। तो क्या बराक ओबामा ने किया था? अरे बराक ओबामा तुम्हारी तरह बैठ के ब्लू फिल्म नहीं देख रहा था। तुम 24 में से 9 घंटा ब्लू फिल्म देख रहे हो, तुम 8-8 घंटा स्क्रॉल कर रहे हो। एलन मस्क ध्यान करता है, तुम्हारा चाचा उसके साथ रहते हैं, हो सकता है करता हो। यहाँ ज्ञान मत बांटो, यहाँ सब ज्ञानी है। हाँ, तो आपको तो पता ही चल गया होगा, अवध ओझा सर आज हमारे गेस्ट हैं। द रॉनेट पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और देश के सबसे पॉपुलर टीचर्स में से एक, थिंकर, फिलोसोफर, मोटिवेटर, फॉर्मर लीडर, ऐसा बोले? हाँ, श्योर। फॉर्मर है अभी भी? नहीं, फॉर्मर। एक्टिव पॉलिटिक्स? I have already taken sannyas from politics. No more politics in life. ऐसा इंट्रोडक्शन चलेगा? हाँ, yes. ठीक है, तो प्लीज वेलकम अवध ओझा सर। नमस्ते सर। पर आपने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, लेकिन मफलर आपके पास है अभी। मुफलर ठंडक बढ़ गई है और कभी कभी कुछ लोगों का मुफलर आपको अच्छा बहुत लगता है। अच्छा, ठीक है। तो पॉलिटिक्स पे सर कभी बाद में बात करेंगे, अभी तो नया साल है, तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी और सभी दर्शकों को, हमारे सभी भाइयों बहनों को नए साल की शुभकामनाएं। कोई रेजोल्यूशन, कोई ऐसी चीज आपने टारगेट की होगी इस साल करनी? नहीं, रेजोल्यूशन तो जब से मैं अध्यात्म की दुनिया में आया तो बस एक ही रेजोल्यूशन था कि मेरी जो द्विज की यात्रा है माया से ब्रह्म की तरफ, ओके, वही चल रही है। और गुरु से और भगवान से बस यही कामना है कि वो यात्रा चलती रहे। तो माया से कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, माया अगर हावी हो जाए, हाँ, जैसे पैसा कमाया हाँ, और इंडस्ट्री में लगाया, तो माया कितनी प्यारी है। लेकिन पैसा कमाया और जुए खाने में लगाया। हेरा फेरी मूवी देखी है, दोनों पार्ट। तो पहले पार्ट में परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ये पैसे के लिए तड़प रहे हैं। और दूसरे पार्ट में जब हेरा फेरी शुरू होती तो शुरुआत ही होती कि डांस चल रहा और पैसा लुटा रहा है। और जब परेश रावल के पास पैसा खत्म हो जाता है, वो बोलता है चेकबुक लुटाने लगता है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो माया बुरी नहीं है, बट बेहोशी में माया बहुत नुकसान पहुंचाती है। सदगुरु ने इस पे बड़ी अच्छी बात कही थी कि मनी इन पॉकेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, मनी इन माइंड इज अ प्रॉब्लम, सेक्स इन बॉडी इज नॉट अ प्रॉब्लम, सेक्स इन माइंड इज अ प्रॉब्लम। डेफिनेटली, जैसे बड़ी सारी चीजें हैं, दूध है। अब लोग कहते हैं शराब बड़ी खतरनाक है, शराब से ज्यादा खतरनाक है दूध। कैसे?
अगर देसी दूध हाँ। आज, पहले गांव में क्या होता था, उपले होते थे, हाँ। उपले पे सुबह दूध रख दिया जाता था, शाम तक वो लाल हो जाता था। आज भी बहुत सारे घरों में होता है। अगर वो दूध एक बड़ा ग्लास किसी को पिला दिया जाए तो डायरिया से मर जाएगा। हम्म, तो मिल्क विच इज सो गुड फॉर हेल्थ इज डेंजरस अगर आप उसे नहीं समझ पाते हैं तो। ठीक है। शराब तो लंबे समय में मारती है। सदगुरु जी चूंकि एक संत हैं, जागरूक पुरुष हैं, एनलाइटेंड हैं, बड़ा अच्छा हुआ उनका नाम आ गया। अभी उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में एक शो कर रहे हैं वो, आनंद लहर, और मैं कहूंगा हर आदमी को ज्वाइन करना चाहिए, हर आदमी को उनके शो में जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको साधु नहीं बना रहे हैं, वो आपको जगा रहे हैं जिससे कि आप इस बढ़ती हुई माया को संभाल सके। तो इनर इंजीनियरिंग उनके प्रोग्राम का नाम है, आपने भी किया है? मैंने किया नहीं, लेकिन मैं इस हफ्ते करूंगा जरूर। अच्छा, इनर इंजीनियरिंग करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है उनका ये कहना है कि इनर इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर हमने इंजीनियरिंग में बहुत चीजें अचीव की हैं ह्यूमन लाइफ ने, मतलब इंसानों ने, लेकिन अंदर से लोग थोड़े, उनकी वायरिंग थोड़ी हिली हुई है, तो उसकी जरूरत है। आपको लगता है ऐसा? एक्चुअली क्या है ना कि ह्यूमन बीइंग यानी होमो सैपियंस, जिसको हम कहते हैं रैशनल बीइंग, अभी एक बहस हुई, बड़ी फेमस बहस हुई, डज गॉड एग्जिस्ट? एनिमल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा, आप उस फेमस डिबेट की बात करें? हाँ, कि क्या ईश्वर है? बिल्कुल। एनिमल वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा, हुआ ही नहीं होगा। किसी जानवर ने इस बात पे बहस नहीं की होगी कि डज गॉड एग्जिस्ट। उसकी वजह है, जहां पशु जो हैं वो लॉ में बंधे हुए हैं। जैसे घोड़ा घास ही खाएगा, वो नॉनवेज नहीं खाएगा। मेटिंग पीरियड एनिमल्स का फिक्स्ड है, उनके लिए सेक्स पर डिस्कशन नहीं करना, उनके लिए संभोग से समाधि की किताब नहीं लिखी जाएगी, बिकॉज एनिमल्स आर बाउंड बाय नेचर। तो फिर आदमी को भगवान की जरूरत क्यों पड़ी? उसको भगवान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसके लिए कोई लॉ ही नहीं है, और चूंकि कोई लॉ नहीं है, स्वच्छंद है वो, तो परेशान बहुत होता है। तो जब परेशान होता है, उसको जवाब नहीं मिलता, तो कहते हैं भाई शैतान ने परेशान किया, इसने परेशान किया, उसने परेशान किया। अब शैतान से बचना है तो पुरोहितों ने कहा कि भगवान को ले आओ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ना। तो सदगुरु जी जो कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, उसका मतलब ये है, जहां तक मैं समझता हूं, कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसके कब्जे में हैं, भाई बड़े सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही। अच्छा, पापा क्या करते हैं? सर पापा कलेक्टर है। कलेक्टर के बेटे की पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर मकान बनाने वाले मजदूर के बेटे की पढ़ाई ना हो, तो एक बात समझ में आता है कि भाई इसके पास पैसा नहीं होगा, सुविधा नहीं होगी। मैं जब यहाँ था राजेंद्र नगर में, वाजीराम में पढ़ा रहा था, तो कितने सारे लड़के थे जो बहुत ही प्रॉस्परस घरों से थे। मतलब एक साहब तो ऐसे थे, मुझे याद है, मैं उनके कमरे पे गया था, उनके पिताजी ने उनको फ्लैट दिला रखा था, एक ड्राइवर, एक कुक और एक पर्सनल केयरटेकर जो उनकी किताबें लेके कोचिंग तक आता था और कोचिंग से घर जाता था। अच्छा। He failed to manage himself. तो सारी सुविधा होने के बाद अगर आपका ये सॉफ्टवेयर आपके कब्जे में नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सारी चुनौतियां होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सफलतम कप्तान बन जाते हैं। सारी चुनौती होने के बाद पंकज त्रिपाठी आज बॉलीवुड में अच्छे नाम है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको आज से 25 साल पहले अगर कोई मिलता तो शायद देख के मुस्कुराता भी नहीं। तो यही बात सदगुरु कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं करना है जिंदगी में, अपने सॉफ्टवेयर को अपने कब्जे में करना है। और यही है, शायद मेरा ऐसा मानना है, यही है एसेंस इनर इंजीनियरिंग का। बढ़िया है सर। तो अभी कितना टाइम आप दिन में आध्यात्म को देते हैं और कितना टाइम आप पढ़ाते हैं? और अध्यात्म का कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें होश में रहना होता है। जब लोग ध्यान शुरू करते हैं तो उन्हें टाइम फिक्स करना होता है। अभी जैसे हम शो कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप को निरंतर वॉच करते रहना है। अवेकनिंग, ओके, होश में बोलना है, होश में बैठना है। ये धीरे धीरे जो होश का विकास है, यही अध्यात्म है। बड़ी प्यारी बात छिड़ी कि हम कितना टाइम अध्यात्म को दें। हमारा मन समय के साथ सब कुछ यांत्रिक कर देता है, मैकेनिकल। जैसे हम जब शुरू में गाड़ी सीखते हैं, कितना कॉन्शियस होकर सीखते हैं,
और वही जब 5 साल तक हम गाड़ी चला लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, और कुछ लोग एक दूसरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मैकेनिकल हो गया है। तो सिस्टम को याद हो गया है वो आपके। सिस्टम को याद हो गया, गली याद हो गई, रास्ता। मैं वाजीराम जाता था नोएडा से, एक दिन मैंने रास्ता चेंज कर दिया, आईटीओ की तरफ चला गया। उस दिन मुझे बड़ी बेचैनी हुई। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मन कितना यांत्रिक हो गया है। तो वैसे मैं सुबह 1 घंटे ध्यान करता हूँ और शाम को सोने से पहले आधा घंटा करता हूँ। ये तो फिक्स है, 1.5 घंटे का ध्यान फिक्स है। ठीक है। बाकी मैं दिन भर कोशिश करता हूँ, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं होश में रहूं, मैं खाना खाऊं तो मैं होश में रहूं, और यही है अध्यात्म की यात्रा। मूवीज देखते हैं आप? हाँ हाँ, अरे धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी तो नहीं, पर उसका गाना मैं कई बार देख चुका हूँ। वो जो अक्षय खन्ना साहब ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं ना, उस शब्द तो समझ में नहीं आए, लेकिन मजा बहुत आता उसे देख के। फिल्म क्यों नहीं देखी आपने? फिल्म देख लेंगे, बड़ी सारी कंट्रोवर्सी है उस पर, तो मैं देखना चाहूंगा कि भाई क्या है खास बात। और चूंकि बलूचिस्तान को सेंटर लेकर बनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब मैं चेन्नई की यात्रा करूं, क्योंकि 2.5-3 घंटे की यात्रा होती है, तो उसी में मूवी को निपटा। तो अभी क्या पायरेटेड वर्जन देखेंगे आप? अभी आया नहीं है वो। अच्छा, उस पर नहीं आया? नहीं। तो फिर देखेंगे, मतलब कहीं से जुगाड़ करेंगे, कुछ करेंगे। उस फिल्म को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसको क्रिटिसाइज करने वालों को लोगों ने क्रिटिसाइज किया। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, जिनको लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने उस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में एक गिल्ड बना लिया, मतलब एक एसोसिएशन बना ली, और फिर उन लोगों ने मिलके उन लोगों को क्रिटिसाइज किया कि इन लोगों ने हमें क्यों क्रिटिसाइज किया, क्योंकि हमारा तो काम है क्रिटिसाइज करना। एक्चुअली जब मूवीज आती हैं हाँ। तो उनकी एक समीक्षा होती है। हाँ। लगभग सभी मूवी की, हाँ। जहां तक मैं बॉलीवुड को जानता हूं, तो सभी मूवियों की समीक्षा होती है। मैंने एक मूवी देखी रिसेंटली, जनहित में जारी, नाम सुना? जी हाँ, सुना। वो शायद चर्चा में तो नहीं आई मूवी, लेकिन मैं कहूंगा कि उस मूवी को हर व्यक्ति को देखना चाहिए जी। पहला, एक छोटे से शहर की लड़की अपनी आइडेंटिटी बनाती है और कॉन्डोम कंपनी में काम शुरू करती है। मतलब शुरू में वो भी बड़ा ऑकवर्ड फील करती है, पर वो उसे ज्वाइन करती है, काम करती है और अर्नब करती है, अच्छा अर्नब करती है। एक मरी हुई कंपनी को दोबारा वो जिंदा करती है। उसका मालिक उससे खुश है, कंपनी सही चल जाती है। शायद उस कंडोम का नाम होता है लिटिल अम्ब्रेला। फिर वो मूवी में एक टर्न है, उसकी शादी तय होती है। जब उसकी शादी तय होती है तो ये होता कि भाई घर में कैसे बताएंगे कि भाई कंडोम कंपनी, वो भी लड़की बहू। खैर उसके ससुर को पता चल जाता है शादी के बाद, और वो नौकरी छोड़ देती है। नौकरी छोड़ती है और एक घटना घटती है। उसके कंपनी की एक औरत की बेटी अबॉर्शन के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसे पता चलता है कि भाई पूजा नाम की लड़की का डेथ हो गया। तब वो अपने घर में आती है, अपने हस्बैंड से कहती है कि देख, अब कुछ भी हो जाए मैं दोबारा कंपनी को ज्वाइन करूंगी, एंड कंडोम की जो सेल है वो मेरे लिए नौकरी नहीं है, वो मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। और जब वो मूवी एंड होती है, मतलब क्या, आज 1,050 करोड़ का देश है, जब वो मूवी एंड होती है तो कहते हैं कि साहब अगर आप प्रिकॉशन लेते हो तो एक तो औरतें सेफ रहेंगी, देश की जनसंख्या सेफ रहेगी। तो ये होती है समीक्षा मूवी की, कि भाई इस मूवी ने समाज को क्या देना चाहा। तो आपको लगता है समाज को कुछ देना जरूरी है मूवी को, या एक प्योर एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है? नहीं, एंटरटेनमेंट के साथ अगर एनलाइटनमेंट जुड़ जाए, हाँ। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस आई थी, हाँ। तो उसमें डॉक्टर अस्थाना है, जैसे टेंशन में आते हैं हंसने लगते हैं। कितना, अब वो, पर उसमें गुंडा भी है जो जबरदस्ती डॉक्टर भी बन जाता है। जबरदस्ती डॉक्टर इसलिए बनता है कि शायद उसके पिता को, उसके पीछे एक अच्छी थीम है। जब भी आप किसी व्यक्ति के माँ बाप को बेइज्जत करेंगे, उसको वही मोटिवेशन मिल गया। जब डॉक्टर अस्थाना ने उसके पिता को बेइज्जत किया, इस दुनिया में जितने लोगों ने महान कार्य किए हैं उसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बेइज्जत हुए हैं। तो बेइज्जत होना जरूरी है। हाँ हाँ, वही तो असली मोटिवेशन है। चाणक्य, अगर घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती नहीं की होती और दरबार में चीफ पुरोहित बना दिया होता, तो शायद इतिहास चाणक्य को कभी नहीं जान पाता। आज मैं युवाओं को देखता हूं कि मोटिवेशन तलाश कर रहे हैं। अब हिरन को कितनी भी मोटिवेशन दे दी जाए, वो शेर हो जाएगा।
नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरत है मेडिटेशन की। मोटिवेशन भी थोड़ी थोड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की कहानी आपको इंस्पायर कर जाए, जैसे अभी हम सब बात कर रहे थे कि भाई पंकज त्रिपाठी ने मनोज तिवारी की चप्पल ही रख ली एज ए इंस्पिरेशन। मनोज वाजपेयी की, मनोज वाजपेयी की, तिवारी की। हाँ मनोज वाजपेयी। तो हम कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर जंगल पे शेर राज कर रहा है तो उसकी मुख्य वजह है उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति। फिर हम डॉक्टर अंबेडकर को देखें, क्लास के बाहर बिठाया, कोई बात नहीं बिठाओ मुझे तो पढ़ना है। फिर हम गांधी को देखें, अगर उनको ट्रेन से बाहर नहीं फेंका जाता तो वो वकील बन के रह जाते। जब तक दुनिया में इंसान के इंटेलेक्ट को चुनौती नहीं मिलती तब तक रियलिटी में उसके अंदर कुछ करने का भाव नहीं पैदा होता। जिसको निकम्मा कहा गया, शाहरुख खान साहब एक बात बोलते थे, कहते थे मेरे फादर कहते थे कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। इसीलिए कमाल करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया को उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता। मैं जब 12th में था तो मेरे पिताजी के दोस्त थे, हैं मतलब, तो हमारे यहाँ एक राजा साहब है, वो कुंडा वाले राजा नहीं, अच्छा, हाँ हमारे एक अलग राजा है, वो राजा मनकापुर है। तो उनकी शहर में जमीन थी, तो वहाँ दुकानें बन रही थी। तो मेरे पिताजी के दोस्त ने मेरे पिताजी से कहा ओझा, तो पापा ने कहा यार एक दुकानिया इसी में से ले लो। तो पिताजी ने कहा क्यों? कहा तुम्हारा लड़का कुछ कर तो पाएगा नहीं, पढ़ता वढ़ता है नहीं और कुछ ऐसा तो खास है नहीं, तो कम से कम एक दुकान खोल लेगा तो उसका जीवन कट जाएगा। ठीक है। तो पिताजी ने आके हमसे कहा कि वाह बताओ भैया, आज एक साहब ने राय दी है, राय बड़ी अच्छी है और तुम कहो तो मैं ले लूं। वो बात इतनी टीज की मुझे, अरे मैंने कहा आप चिंता ना करो, हम कब्जा कर लेंगे, आप कहाँ है दुकान निकालने हमारी पूरी मार्केट पे नजर है, आप दुकान लेने जा रहे हो। तो बहुत हंसे वो, कहे बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज, जैसे मैंने कई बार पॉडकास्टों में कहा कि टीचर पीछे बिठा देता था, क्यों भाई? क्योंकि मेरे फादर क्लर्क थे। हमारा जो पीटी टीचर था, स्पोर्ट्स टीचर था, मैं उसको बोलता था भैया हमको भी टीम मिले लो नेक्स्ट टाइम। एक बार कानपुर टीम जा रही थी खेलने के लिए, मैंने कहा सर हमको खिला लो सर। फिर तो हाइट ही हो गई, उसने कहा कि तुम्हारे बाप को भी बल्ला पकड़े। तो मैंने कहा कि यार बाप तो नहीं पकड़े। तो मैंने आगे अपने पिताजी से कहा, मैंने कहा यार आज वो पीटी टीचर यार बदतमीजी कर दिया, कह रहा था तुम्हारे बाप कभी बल्ला पकड़े। बोले तुम गीता नहीं पढ़ते, फंस गए ना तुम। गीता? अरे बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़े तो मनुष्य का काम है अधर्म का विनाश करना। मैंने कहा मतलब समझाना पड़ेगा, टीचर को पछतावा होना चाहिए। फिर बेचारा शाम को घर जा रहे थे तो ऐसे मोड़ पे उनका घर था, यहाँ पे किसी ने रोक के कोई यूरिया का बोरा डाल के 10-20 डंडा मार दिया था। वो पूरे जीवन सोचते रहे कि शायद मैंने मारा था, ऐसा कुछ था नहीं। भगवान बहुत रहम दिल वाला है, वो करता है। फिर मुझे टीम में ले गए और मुझसे पूछा किस डाउन पे जाओगे, मैंने कहा सर मैं तो ओपनर जाऊंगा। अरे टीम में आ गए, अब टीम में आ गए। तो इसीलिए जितने लोग बेइज्जती से डरते हैं उन्हें पता नहीं कि जीवन का असली मसाला वही है। कितनी उपेक्षा हुई अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में, कितने बड़े बड़े डायरेक्टरों ने उनसे कहा कि अरे यार तुम्हारा तो लुक ही नहीं है। एंड अमिताभ बच्चन इज अ ब्रांड टिल टुडे। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर की बेइज्जती नहीं हुई होगी, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर किसके बेटे? सचिन तेंदुलकर के। अभिषेक बच्चन की कभी बेइज्जती नहीं हुई होगी, और राहुल गांधी की तो हो ही नहीं सकती थी। अब हो रही है, और अब राहुल जी इवॉल्व कर रहे हैं। तो कब तक करेंगे इवॉल्व? कितना टाइम देना चाहिए इवॉल्व करने के लिए? हालांकि हेमंत विश्व शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं असम के, हाँ। तो शायद आपकी अदालत में बोल रहे थे कि कौन कह रहा है युवा, 55 साल का युवा ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि 29 उनका बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। 27 उससे पहले प्रीलिम्स है उनका, जैसे आईएएस में प्रीलिम्स मेंस होता है, तो 27 उनका प्रीलिम्स है यूपी, और 29 उनका मेंस है। अगर अब की बार 29 में फेल हुए
तब उन्हें विचारक मंडल में जाना पड़ेगा कांग्रेस के। बाकी गांधी परिवार है, ताकतवर रही है, तो कुछ भी हो सकता है। पर वो 14 से ट्राई कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 29, आप कह रहे हैं मतलब आपने उनको प्रॉपर 15 साल दिए। राहुल गांधी जी से अगर आपकी मुलाकात हो, हाँ। तो आप उनसे एक बात मेरी तरफ से कहिएगा। ठीक है। राजा को, खासकर युवराज को, भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों भगवान है। भगवान राम के बच्चों का नाम लगभग दुनिया जानती है, लव कुश। लेकिन भगवान कृष्ण के बेटे का नाम बहुत लोग नहीं जानते। यहीं कितने लोग हैं, मैं पूछ लूं तो शायद कोई ना जानता हो। उसकी वजह यह है कि भगवान कृष्ण के जो बेटे हैं वो बड़ी लग्जरी में पले, सांब, और बड़ी खुराफात की उस आदमी ने। भगवान कृष्ण जितना कंस और जरासंध से नहीं परेशान हुए होंगे, उतना सांब से परेशान। वजह अनब्रिडल्ड लग्जरी। लेकिन भगवान राम के जो बेटे हैं वो आश्रम में पले बड़े, डिसिप्लिन। जैसे सदगुरु जी कहते हैं ना कि गुरुकुल पद्धति पर हम यूनिवर्स को चलाने वालों को बनाएंगे। तो लवकुश से जब युद्ध होता है, भरत हार जाते हैं, हनुमान जी हार जाते हैं, लक्ष्मण हार जाते हैं। ऐसे ही राहुल जी को एक आदमी चाहिए या एक कॉटरी चाहिए। जैसे उनके पिताजी थे, जब उनके नाना थे फिरोज गांधी, नहीं दादा थे, दादी उनकी इंदिरा गांधी, दादा फिरोज गांधी, उनके नाना थे नेहरू जी। तो नेहरू जी जब लंदन से पढ़ के आए तो मोतीलाल नेहरू जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को एक आदमी को सौंप दिया। और जवाहरलाल नेहरू से कहा कि इस आदमी के साथ रहो, जो कहे वही सुनना। और उस आदमी का नाम था बाबा रामदेव नहीं, हाँ नहीं, बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के एक सामान्य नेता थे, किसानों के। गांव जाते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे। अब लंदन का पढ़ा हुआ आदमी जब पहली बार बाबा रामचंद्र के साथ रहा रात में गांव में 1917, आज तो लाइट है और सारी फैसिलिटीज है। तो दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद चले आए, बोले हम ना रह पाएंगे। अरे यार रात भर मच्छर काट डाले। तो मोतीलाल नेहरू का एक बात करो यार, तुम वापस लंदन चले जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी आई थी, उसमें रामाधीर सिंह अपने बेटे से पूछता कल रात कहाँ थे, कहता सिनेमा देखने गए थे। पूछता कौन सी, कहता दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक तो गुनाह किए सिनेमा देखने गए, और दूसरा दिल वाले दुल्हनिया जो तुम्हारा फील्ड ही नहीं है, तुम नेता के बेटे हो। कुछ पॉलिटिक्स की मूवी देख लो, अपराध की मूवी देख लो, तुम दिल वाले दुल्हनिया देख रहे हो। अपराध की क्यों देखें? अपराध की इसलिए देखें कि नेता सबका बॉस है, बिजनेसमैनों का भी बॉस है, अपराधियों का भी बॉस है। वो जैसे माया के कई सारे अंग हैं जी। पूंजीपति उसका पति है माया का, राजनीतिक उसके बेटे हैं, ब्यूरोक्रेट उसके नौकर हैं, और अपराधी उसके अवैध संतान है। नेता इन सबको मैनेज करता है, तो उसे सबके बारे में अनुभव होना चाहिए। मूवी आई थी ना सत्या, तो भाऊ जाता है, उसका इलेक्शन होता है, भाऊ जाता है भीखू मात्र के पास, कहता मेरा बेटा है तू, मेरा बेटा है, और फिर गले मिलते हैं सब। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है और भाऊ चुनाव जीतता है, ठग से गोली मार देता है। कहता इतना सा था, साली मेरी माँ मुझको कभी नहीं मना की, और ये साला इलेक्शन नहीं होता तो उसी वक्त तोड़ा दिया होता। उस फिल्म, उस सीन का मैसेज ये है कि अपराधी के अंदर भाव है पर नेताओं के ऊपर भाव नहीं है। तो जब तक राहुल जी को कोई रामचंद्र जी जैसा नेता नहीं मिलेगा जो उन्हें ग्राउंड रियलिटी दिखाए, अनुभव दे, उसके साथ वो रहे, डांट सुने, तब तक वो कायदे से इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। पर वो रामचंद्र जी के मंदिर नहीं गए अभी तक। आपको लगता है वैसा नेता अपने बगल में रखेंगे वो? ये मेरा आरोप नहीं है, ये जनरल आरोप है। नहीं ठीक है, अच्छा वो उनकी एक व्यक्तिगत बात है कि वो रामचंद्र जी के मंदिर नहीं गए, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि उनको मेरे साथ भगवान राम के मंदिर चलना चाहिए। मैं उनको न्योता दे रहा हूं, और वहां चले, और मैं उनको T=T+T का फॉर्मूला बताऊंगा। क्या ये फॉर्मूला? T=T+T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या।
यही है, यही भगवान राम का मैसेज है। हाँ, ये जितने भी लोग, उनको राजनीति, भाजपा मुद्दा क्रिएट नहीं करती, भाजपा मुद्दा जिंदा करती है। कहते हैं, राजनीति में मुर्दे दफनाए नहीं जाते। भगवान राम इस देश के आदर्श है। भगवान राम जो है वो इस देश के आदर्श है। राजा के घर में पैदा हुए, 14 साल जंगल में रहे, तो वो इस देश के लोगों को उन्होंने संदेश दिया कि जब तक आप संघर्ष करने की क्षमता डेवलप नहीं कर लोगे, तब तक आपकी उन्नति नहीं होगी। जी। तो घर से निकले तो श्री राम थे, लौट कर आए तो प्रभु राम हो गए। तो अगर राहुल गांधी जी मेरे साथ चलने को तैयार हो, तो मैं उन्हें T=T+T का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन्हें बहुत काम आएगा। और आप मंदिर ले जाएंगे उनको? एकदम ले जाएंगे, जाना भी चाहिए उन्हें। सो आपने कहा कि जब तक बेइज्जती नहीं होती या जब तक आदमी लाइफ में एक स्टेप पे हारता नहीं है, तब तक वो इवॉल्व नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता, ये आप मानते हैं इसमें। तो अगर आप एक बार हार गए हैं और जनता ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप दोबारा क्यों पॉलिटिक्स नहीं जा रहे हैं, क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे? हाँ, ये बड़ा कि मैं राजनीति क्यों नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उसकी 2 वजह है। पहली वजह, जब बिहार का इलेक्शन, मैंने राजनीति छोड़ी नहीं पहले। मैं जिस दिन हारा, रिजल्ट आया, उसके दूसरे दिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया, लोगों को थैंक यू बोला, अपने जितने मेरे फ्रेंड्स उनको बुलाया, और मैं गया लोगों से मिलने। नेगी जी जीते ना आपके यहाँ से? हाँ, नेगी जी जीते थे। आपसे बातचीत है उनसे? हाँ हाँ, अभी बीच में नहीं हुई है। हाँ, राजनीति में कोई दुश्मन थोड़ी है, वो तो आइडियोलॉजी, विचारधारा दिखना चाहिए, होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। भाई, नरेंद्र मोदी जी, लालू यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के बीच में बैठे हुए थे उनके बेटे की शादी में। तो राजनीति विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तो मैं गया, मिलना शुरू किया, जुलना शुरू किया हुआ। लेकिन जब बिहार का इलेक्शन हुआ और जनसुराज पार्टी की मैंने कंडीशन देखी और डॉक्टर केसी सिन्हा की हार, वो बिहार जिसने कर्पूरी ठाकुर जैसे शिक्षक को, जाति के नाई है, वो शिक्षक है और जाति के नाई है, लेकिन बिहार के लोगों ने जाति नहीं देखा। 1950 कितना उन्नतिशील बिहार रहा होगा 1950 का, तो जाति के नाई है लेकिन शिक्षक है, तो बिहार की जनता ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। और कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न भी हैं, उनको जिताया पहला चुनाव, 2 बार सीएम रहे वो बिहार के। पहले व्यक्ति हैं, पहले राजनेता हैं वो, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया था बिहार में। जी। तो जब उस बिहार में डॉक्टर केसी सिन्हा जैसे टीचर हार गए, जमानत जब्त हो गई, तब मुझे लगा कि नहीं, इस देश की जनता को आवाज ओझा को राजनीति के रूप में जरूरत नहीं है। हाँ, वो कोई चीज देने आए, आपको चाहिए ही नहीं। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मैं अपने ही क्षेत्र में काम करूंगा। लेकिन जब भी मुझसे कोई पूछता है, ये बात, ये जवाब तो मैं यहां दे रहा हूं, जब भी मुझसे कोई बाहर पूछता है कि राजनीति क्यों छोड़ दी, हमने कहा भैया देखो, टोल पे जाते थे और टोल पे पैसा देना पड़ता था, तो चुनाव यही सोच के लड़े थे कि जब विधायक हो जाएंगे तो स्टीकर मिलेगा, तो टोल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब हार गए, जब स्टीकर नहीं मिला तो विधायक बन के करे, राजनीति में करेंगे क्या? तो दोनों पर्सपेक्टिव है। सर, आपको लगता है फिल्में समाज को इम्पैक्ट करती हैं, असर डालती हैं? मिर्जापुर जब आई, हाँ, तो स्कॉर्पियो की सेल बढ़ गई, पर गन की नहीं बढ़ी ना। गन का डाटा हमारे आपके पास थोड़े होगा भैया। नहीं, बट चलिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। चक दे इंडिया फेमस हुई तो लोग हॉकी थोड़ी खेलने लगे, क्रिकेट से अभी भी सबसे ये बहुत प्यारा सवाल, बहुत, आज तक मुझसे पॉडकास्ट में ये बात किसी ने पूछी, बहुत शानदार सवाल, बहुत आ रहे क्या सवाल। जापान और भारत एशिया की 2 बड़ी कंट्रियां हैं। जापान की फितरत यह है कि जो भी विदेशियों का अच्छा हो उसे अडॉप्ट कर लो। 1853 में जापान गुलाम हुआ, तुरंत एक डेलीगेशन जापान का बाहर निकला, यामागाता डेलीगेशन, यामागाता वहां का समुराई था, वो डेलीगेशन बाहर निकला कि जाओ पता करो हम हारे क्यों। 14 साल वो डेलीगेशन यूरोप में रहा और लौट के आया तो उसने बताया कि हम 3 वजह से हारे। बोले कौन कौन सी वजह? बोले उनके पास मॉडर्न इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म, उनके पास मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट, उनके पास मॉडर्न एजुकेशन है, रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है। जापान समझ गया कि हम कमजोर थे इसलिए हारे। भारत की अपनी खासियत है, भारत कहता है कि दूसरों का जितना कचरा है वो ले लो,
बड़ी प्यारी खासियत है भारत की। जैसे यहाँ का आदमी शराब पी रहा है, बड़ी संख्या में पी रहा है, अच्छी बात है, पैसा बढ़ आप गया। पीते हैं शराब? मैं पहले पीता था अच्छा। और बहुत पीता था। मेरी नशे के क्षेत्र में कभी लिमिट नहीं रही। एक मूवी आई थी ना, हेरा फेरी, उसमें अमिताभ बच्चन कहता था कि मुझे नो लिमिट टेबल पे खेलना है। ऐसे मेरे नशे के साथ नो लिमिट का खेल होता था। तो कभी ऐसे पीते हुए आप गिर गए और आपको उठा के लोग लाए हैं, ऐसा भी हुआ? नहीं नहीं, इतना नशा मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हुआ। इतना नशा अंदर मौजूद है वाह। कि बाहर वाला नशा सिर्फ थोड़ा सा सुरूर पैदा करता था, बाकी इतना कभी नहीं हुआ। इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? हाँ। ठीक है। फिर क्यों, क्या हुआ कि छोड़ दिया आपने शराब? उससे बड़ा नशा मिल गया, ध्यान। अच्छा। और आपको लगता है आपको यंग जनरेशन अगर देख रही है तो अगर ध्यान का नशा लगा तो आप शराब, सिगरेट, चरस? भाई आप नशा, आप अगर 3 साल के बच्चे को नशा दो हाँ। तो आपको गाली देने लगेगा, झगड़ा कर लेगा। अगर आप 3 साल के बच्चे को कहो कि बेटा ये बियर है और शानदार है, अमेरिका से है, अड़ा है यार बियर, लेकिन वो बच्चा चॉकलेट ले लेगा। तो 3 साल का बच्चा बियर क्यों नहीं पिएगा? उसको स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। नशे का जो खेल शुरू होता है वो 11-12 से होता है और दोस्त करवाते हैं, और ये उनका अलग अलग ग्राउंड होता है कि अबे छतरी होकर सिगरेट नहीं पियोगे। कास्ट पे वार किया? हाँ, राजपूत। खैर, अच्छा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 11-12 से ही महाभारत की शुरुआत हो जाती है, मतलब जिंदगी की चुनौतियों की शुरुआत हो जाती है कि बेटा आईआईटी क्वालिफाई करना है, बेटा नीट क्वालिफाई करना है, बेटा कानपुर आईआईटी जाना तेरे पापा का सपना है। और उसी में फिर दोस्त भी होते हैं। अब प्रेशर बढ़ रहा है उसके ऊपर। हाँ। कि भाई अब तो सीयूटी का एग्जाम हो रहा है, पहले परसेंटेज पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज मिलते थे, 99% पे स्टीफेंस मिलेगा। तो लड़के के दिमाग में एक बात होती थी कि भैया अगर 98 आया तो मेरी जिंदगी बर्बाद। 11th से इस देश का लड़का स्ट्रेस लेके चलता था। तो जहां स्ट्रेस होगा वहां नशा कराना बहुत आसान है, क्योंकि उसे रिलैक्स चाहिए ना। अब हर आदमी तो ध्यान कर नहीं रहा है कि भाई वो खुद से अपने मन को रिलैक्स कर ले, तो उसे नशा चाहिए। भाई 91 के बाद पैसा बढ़ा, कैपिटलिज्म बढ़ा, पूंजीवाद बढ़ा, साथ में पैरेलली नशा भी बढ़ा। उसकी वजह यही है कि जब लोगों की दौड़ बढ़ी कैपिटलिज्म में तो स्ट्रेस बढ़ा, एंजाइटी बढ़ा, तो नशा बढ़ा। तो जैसे ही मुझे उसका बड़ा वर्जन मिला ध्यान, वो खुद ब खुद छूट गया। मुझे आप 10 मिनट दे दो किसी भी शो के बाद, बस 10 मिनट, मैं 10 मिनट बैठ जाऊं और अपनी सांसों को रिदम में ले आऊं, मैं फिर उसी पोज में आ जाऊं। तो आज की जनरेशन को अगर नशा से फ्री करना है तो क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहली बात, भारत जैसे देश, अभी हम उस वाले क्वेश्चन पे आएंगे मूवी वाली बात से कि मूवी समाज के साथ। अच्छा, तो उसको ही कर लेते हैं फिर, इस पे बाद में आते नहीं, ये बहुत अच्छा, ये कर लेते। पूरी दुनिया हैं। भारत को सलाम करती ज्ञान के लिए, पूरी दुनिया। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कॉलोनल ऑलकॉट और मैडम ब्लाटावास्की, ये पहली घटना है पूरी दुनिया के इतिहास में जब विदेशियों ने भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो मैडम कॉलोनल ऑलकॉट, और कॉलोनल ऑलकॉट अमेरिका से थे और ब्लाटावास्की जी रशिया से थी। दोनों लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसका हेडक्वार्टर अभी भी मद्रास में है, कभी आप जाना तो वहां घूमने जरूर जाना, बड़ी प्यारी जगह है। थियोसॉफिकल सोसाइटी बने और थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था रिवाइवल ऑफ इंडियन रिलीजन्स, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कहा कि जिस देश ने पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी वो कैसे गुलाम हो गया, तो वो भारत आए कि हम भारत के धर्मों का पुनरुद्धार करेंगे। और उन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को भारत भेजा, बड़ी फेमस लेडी एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रेसिडेंट है जी। जब वो भारत आती हैं तो देखती हैं कि भारत तो यार आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और स्वराज मांग रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करते हैं, पहले भारत के लिए स्वराज ही मांग लेते हैं, फिर हम थियोसॉफिकल का काम करेंगे। यानी पूरी दुनिया सलाम करती है कि भाई क्या क्या चीज है तुम्हारे पास, ज्ञान। लेकिन हमारे देश का आदमी कहता ध्यान करने से सब कुछ हो जाता है। तो क्या बराक ओबामा ने किया था? लो, अरे बराक ओबामा तुम्हारी तरह बैठ के ब्लू फिल्म नहीं देख रहा था। तुम 24 में से 9 घंटा ब्लू फिल्म देख रहे हो, तुम 8-8 घंटा स्क्रॉल कर रहे हो।
एलन मस्क ध्यान करता है, तुम्हारे चाचा उसके साथ रहते हैं, हो सकता है करता हो। भारतीयों की सबसे बड़ी बात कि वो कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं करते। यहाँ ज्ञान मत बांटो, यहाँ सब ज्ञानी है। हाँ, यहाँ का आदमी ध्यान में कब आएगा? जब उसको कैंसर हो जाएगा, तब आएगा कि भैया डॉक्टर कह दिया है कि 6 महीने और। तो हमने सुना है कि सदगुरु जी के यहाँ जो है कैंसर पेशेंट को ध्यान कराते हैं। अब ना बचोगे, अब अगली जन्म में हिंदू हो, हाँ तब कोई बात नहीं। मुसलमान के लिए खतरा है, क्योंकि मुसलमान तो पुनर्जन्म में मानता नहीं। हिंदू को कैंसर है तो ठीक है, अब जाओ फिर, अब निपटो, अगली बार करना। बाबा रामदेव, उस आदमी ने अपना पूरा जीवन योग में लगा दिया। हमें हर आदमी की अच्छी चीजें लेनी है ना। पर भारत कचरा लेता है, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली। उसके पास तर्क है ना। सिगरेट पिए, कहता भैया खाओ पियो मौज करो, और फिर आईसीयू में कौन जाएगा? मतलब भारत के लोगों की जो आइडियोलॉजी है, सपने हैं बड़े बड़े, संघर्ष नहीं चाहिए, सपने बहुत बड़े हैं। तो ये आया कैसे, ये चेंज कैसे आया? भारत ऐसा तो था नहीं। चेंज ऐसे आया, एक तो भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बड़ी प्यारी है। उपजाऊ जमीन है, रिसोर्सेस है, सबको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैकालियन फॉर्म ऑफ एजुकेशन आया तो उसने इंडियन फॉर्म ऑफ एजुकेशन को साइडलाइन कर दिया। भाई लॉकुश जो है, मैंने कहा ना, राजा के बेटे हैं, आश्रम में पल रहे हैं। बड़े सारे लोगों ने हमसे कहा बताओ भगवान राम को आप भगवान भगवान करते हो, अपने बेटे को आश्रम में पाला। हमने कहा तुम 4 बार विधायक रहे, तुम्हारा बेटा खड़ा नहीं हो पा रहा है, और भगवान राम के बेटों ने भगवान हनुमान जी को ही बांध दिया। क्षमता मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे कहा लेकिन फिर हम कहा लेकिन नहीं, संघर्ष से ही शक्ति का निर्माण होता है। मुसली खाने से कुछ नहीं होता। आज का देश भारत मुसली के पीछे पड़ा हुआ है। व्हाइट मुसली, ब्लैक मुसली, यौवन वर्धक दवाएं खा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा भयंकर। अरे भैया हम कह रहे हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्किल का ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें 55 साल तक के लोग हैं, वो भेज रहे हैं क्या भेज रहे? सालम पंजा, सफेद मुसली, और ये सब घोट घाट के रात में दूध के साथ पियो, उससे क्या होगा? यही बात, उससे हार्ट अटैक होगा। भाई डॉक्टर जो है, नहीं उससे यौन वर्धक होगा। हाँ खूब यौन वर्धक आएगा, दिल निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा हमें ना भाई, ऐसा है। इस देश का आदमी मन को मजबूत नहीं करना चाहता, लिबिडो को मजबूत करना चाहता है। गजब आदमी है, और अगर उससे कह दो तो नाराज हो जाता है। लखनऊ में तो भाई, इंग्लैंड लंदन गए हो? नहीं, कोई विदेश यात्रा? हाँ अमेरिका गया हूँ। अमेरिका में कहीं दीवार पे लिखा था निराश पुरुष मिले? अरे यार, वहां तो जाना भोग है, वहां कहीं लिखा था निराश पुरुष मिले? यहां लिखा होता है दीवालों में, बड़ी प्यारी प्यारी लाइन लिखी होती, बचपन की गलतियों के शिकार। अरे बचपना वहां कौन सी गलती होती है? फिर लिखा है निराश पुरुष मिले, तो उनको मिलते भी हैं जाके? फिर कहीं नहीं लिखा निराश औरतें मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ महामाई है, शक्तिशाली लोग कहते हैं बड़ा तुम औरतों का पक्ष लेते हो। मैंने कहा मैं कहा लूंगा औरतों का पक्ष? कहीं दिखाओ किस दीवार पे लिखा है निराश औरतें मिले। और उसकी सिर्फ एक वजह है, शक्ति जब भी बढ़ेगी, भाई घोड़ा बैठता ही नहीं। आर्मी में कहा जाता है कि घोड़ा बैठ जाए गोली मार दो। कितनी ताकत है घोड़े के अंदर, वो सोता भी खड़े होकर है, चना खाता है, ये मैगी खा रहा है। अरे ये सब ऐसा नहीं, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। नहीं मैं सीरियसली ले रहा हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कितनी आप रिलेटेबल बातें कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि ये जनरेशन बहुत वीक है? नहीं, ये जनरेशन ध्यान नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है।
एक नॉवेल पढ़ रही है, रील देख रही है। रील में तो खैर फिदा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बुरी चीजें नहीं है। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान के लिए बनती है, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। भाई आप या तो न्यूक्लियर रिएक्टर बना लो, वो आपको बिजली देगा, या आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो, आपका विनाश कर देगा। लेकिन 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा तो पढ़ती नहीं है। पढ़ती नहीं। जैसे ये लिटरेचर को भी पढ़े, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ ले। आते लोग हमसे पूछते हैं, सर राजा कैसे बनते हैं? मैंने कहा दिनकर को पढ़े? दिनकर को नहीं पढ़े। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। क्वेश्चन कर रहा कवि कि वसुधा का नेता कौन हुआ, पूरी दुनिया पे किसका कब्जा रहा। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता भगवान बुद्ध। ये सब कौन लोग हुए अगर हम उनपे नजर डालें? सिकंदर, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, ये सब दुनिया के बड़े फेमस नाम है जी। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। क्या काम है चैलेंजेस का? यहां लोग भाग रहे हैं आज के लड़के चैलेंजेस, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कह रहे नींद नहीं आ रही है। 18 साल लड़का 9 दवा खा रहा है। मैंने कहा, वो भैया रात में अपने आप सर हिलने लगता है। गजब रोग है यार। चलिए रात में सर ही हिल रहा। हाँ, रात में भैया अपने आप ऐसे हिल रहा है। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। तो मेंटल हेल्थ को बड़ा चैलेंज मानते हैं? आपको लगता है ये वेस्टर्न आइडिया है, बकवास है सब? नहीं, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ सारा खेल। मैंने अपने कमरे में 3 फोटो लगा रखी, एक दुर्योधन की, एक स्टीफन हॉकिंस की, एक भगवान कृष्ण की। दुर्योधन की इसलिए लगा रखी है कि पूरा शरीर मजबूत है, दिमाग खराब है। मतलब आदमी अपने भाभी का कपड़ा उतार रहा भरी सभा में, भाई तेरी दुश्मनी है भीम से, तू भीम से लड़ा। भाभी का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि वो एक लेडी है, तेरी लड़ाई है, तू ताकतवर है। कहते हैं दुर्योधन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, पर उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ था। औरत को नंगा करोगे भरे दरबार में? और ये जो बुजुर्ग उसके बैठे थे, बड़े लोग सिंपैथाइज होते हैं, भगवान कृष्ण ने यार बताओ भीष्म पितामह को भी मरवा दिया, अच्छा किया, डिजर्व करते थे मरना। किसी बुजुर्ग के सामने अपने ही घर की औरत की साड़ी उतारी जा रही है और आप तमाचा नहीं मार सकते उतर के? इतने ज्यादा आप सिंहासन से बंधे हुए हैं। सबको मारा जाना था। एक फोटो है स्टीफन हॉकिंस की, पूरा शरीर खराब है, दिमाग ठीक है। 51 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले उस आदमी। और एक फोटो भगवान कृष्ण की, दिमाग भी ताकतवर है और शरीर भी ताकतवर है। महाभारत के मैदान में जब भीष्म पितामह ने मारे बाण 3-4 लाख और अर्जुन का रथ तहस नहस हो गया, भगवान कृष्ण रथ का पहिया उठाते हैं और भागते हैं भीष्म पितामह की तरफ। वो फोटो बहुत हिंदू घरों में है। बहुत घरों में, करेक्ट। कब भीष्म पितामह कहते हैं कि भाई गलती हो गई। कृष्ण ने कहा जब तुझे पता है मैच फिक्स है, मैं अंपायरिंग कर रहा हूं, बोले भाई है, सॉरी है। बस ऐसा ही आदमी भगवान है, जिसको ये पता है किसको प्रेम देना है। आज का आदमी सबको प्रेम दे रहा है। सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, क्यों? सर पता नहीं क्यों नहीं कर रही है सर, तो दूसरी बना ले। भाई मैंने कहा भाई मैं रौनक को प्रेम दे रहा हूं, रौनक कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों दूंगा? नहीं दूंगा। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ना, यही तो नियम है। प्यार में ये नियम नहीं होता ना। अरे एकदम है। वो कहते हैं लव में कोई रूल नहीं होता, नियम नहीं होता कुछ। ये गरीब लोग अमीरों से कहते हैं, ये भिखमंगों की एक राजनीति है। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। अरे भिखमंगे, जब तुझे पता था कि लड़की चांदी के दीवार के पीछे है, तू चांदी की दीवार बना देता, लड़की दीवार पकड़ लेती, तू लड़की पकड़ लेता। इतना सिंपल फॉर्मूला। नहीं, पर यहाँ पे आपका वो पॉइंट भी है ना सर, यहाँ की अगर लड़की बेइज्जती करती है तो यहाँ से लड़का चेंज हो सकता है। लड़की बेइज्जती नहीं करेगी अगर आप धनुष तोड़ सकते हो तो। नहीं, लेकिन अगर बेइज्जती करी तो आप धनुष तोड़ने लायक हो सकता है, बन जाओ, इसी में मोटिवेशन ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, वो वही है, ओरिजिनल मोटिवेशन यही है। अच्छा, अगर किसी, जो लोग कोएड में नहीं पढ़े वो बहुत स्मार्ट नहीं होते। ज्यादातर स्मार्ट कौन से लड़के हुए? जो कोएड में पढ़े। अपवाद सब जगह है। जैसे मैं देखता था, मैं फातिमा स्कूल में पढ़ता था, कोएड था। मेरी सोसाइटी के लड़के टॉमसन इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, वहां सिर्फ लड़के पढ़ते थे। तो बाल वाल बिखरा रहता था, शर्ट वर्ट बिखरी रहती थी। तो मैं कहता, कहा गुड्डू कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हैं। ऐसे
क्या करें, स्कूल जाओ चाहे नर्क जाओ यार, बात बराबर है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। नहा धो के शैम्पू पुला के 4 बार बॉल इधर उधर झटक के। तो इस दुनिया में पुरुष की सारी कोशिश तो स्त्री को प्रभावित करने की तो है। जब बिल क्लिंटन, मैं ऋषभ विश्वामित्र की बात नहीं करूंगा, ऋषि पराशर की बात नहीं करूंगा, बिल क्लिंटन, अभी एपिस्टन रिपोर्ट आई है ना, हाँ, अगर वो रिपोर्ट सबके सामने आ गई तो सबको एक बात पता चल जाएगी कि भैया बड़ी बड़ी बातें करना, नीति की बातें करना और नीतिवान होना बिना ध्यान के वो संभव है ही नहीं। एपिस्टन रिपोर्ट ये साबित करेगी कि दुनिया के कितने बड़े नेता पूंजीपतियों ने, मतलब कहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट किया है। फोटोज हैं, कई सारी फोटोज तो आई गई हैं बाहर अब तो आप मानते हैं एप्स्टीन फाइल में आपको लगता है जेन्युइन भी हो सकता है या सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है? जहां भी बड़े लोगों की बात होती है, जब भी मेरे एक दोस्त हैं आईपीएस है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात मुझसे कही। कहे अब अगर रिक्शा वाला पकड़ गया डकैती में तो हमें ज्यादा खुशी नहीं होती। अच्छा, हम कहते चलो एक बोझ और बढ़ा, चलो इसकी भी जांच करो ये वो। लेकिन अगर कोई एमपी एमएलए, मतलब सामाजिक कद का आदमी फंसा, हमें लगता है भैया बटेर मिल गई, भैया बटेर मिल गई। क्योंकि फिर वसूली की संभावना बढ़ जाती है। जहां बड़े आदमी का मैटर हुआ, तो शाहरुख खान का बेटा फंस गया, डिपार्टमेंट बड़ा खुश हुआ होगा, या मोर फंस गया, मोर फंस गया, कौवा तो है नहीं। एपिस्टन फाइल, जहां ऐसी चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, भाई पूंजीपति, पॉलिटिशियंस, अभी घटना घटी नहीं, वो यूपी में सिंगर को जमानत मिल गई थी, खैर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल भी कर दिया। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका कोई गुनाह नहीं हो, जेल में बंद है 15-15 साल से, 15 साल से बंद है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसी जो बड़ी घटनाएं होती हैं, और इस मोमेंट पे होती हैं, जिस मोमेंट पे हम हैं इस वक्त, दुनिया बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं इस एपिस्टन फाइल के अभी आने का पीछे कोई बहुत बड़ा एजेंडा है। ब्लैकमेलिंग है, वसूली है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन बीच में रह गया था सर कि क्या फिल्में समाज को प्रभावित करती हैं या वो समाज का हिस्सा ही हैं? अगर प्रभावित करती तो चक दे इंडिया के बाद लोग हॉकी खेलने लगते हैं, और एट द सेम टाइम एनिमल जैसी मूवी आती तो लोग गन लेके निकल जाते। तो उतने बड़े पैमाने पर करती हैं क्या आपके हिसाब से? जर्मनी और भारत, जर्मनी में आपने चॉकलेट खाई और रैपर जमीन पे फेंक दिया, तो वहां का आदमी उठाएगा, उसको ले आकर डस्टबिन में फेंकेगा। जर्मनी में अगर आपने होटल में खाना छोड़ दिया तो वो होटल का स्टाफ आएगा और जितना आपने खाया वो प्लस उसके साथ फाइन लगाएगा। आप ठीक है, आप साक्षात मुकेश अंबानी है, कोई बात नहीं, पर वो लगाएगा। और रेयरिटी ऑफ रेयर में लोग कानून तोड़ने की सोचते हैं। जर्मनी तो बहुत दूर है, इंडिया के बहुत सारे लोग दुबई गए हैं, दुबई में कितना कानून का पालन करते हैं भारत के लोग। भारत की बड़ी प्यारी साइकोलॉजी है, भारत में कानून तोड़ने को अचीवमेंट माना जाता है। जिस देश के लोगों में ये साइकोलॉजी हो, तो ये आई कैसे, ये कब से आई है? एक्चुअली भौकालियों का देश रहा है शुरू से, इसीलिए जब इस भगवान ने इस देश में जन्म लिया तो हथियार लेके चले। भाई भगवान को हथियार लेके चलने की क्या जरूरत? बदतमीज है लोग। कृष्ण सड़क से गुजरे होगा, किसी ने मोरपंख खींच लिया होगा। आदत। मैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल भगवान कृष्ण को मानता हूं। मथुरा से भाग गए द्वारिका, ऊब गए होंगे। ऊब गए होंगे, भैया बताओ 16,000 स्त्री कैसे, भैया हमको भी फार्मूला बता दो। परेशान कर दिए होंगे लोग, भैया तुम पहाड़ उठा लिया, हम साइकिल नहीं उठा पा रहे, भैया कुछ बताओ हम भी करें भैया। ऊब गए होंगे। एक सुदामा को भगवान ने गले लगाया होगा, 40 लोग और कपड़ा उपड़ा फाड़ के आए होंगे मिलने के लिए। क्या जरूरत थी उनको भागने की? इस देश में शुरू से
बस वही आदमी सरवाइव किया। मैंने तो देखा ना, इतिहास पढ़ा। हम्म। मोहम्मद बिन तुगलक कहता मैं सारे काम जनता के भला के लिए करता हूँ, फिर ये जनता मुझे परेशान क्यों करती? आदत। हम्म। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के लोग गाली लिख के भेजते थे। एम्परर था, लेकिन जैसे ही कोई बदमाश गद्दी पे बैठा, अलाउद्दीन खिलजी, सारी जनता सीधे खड़ी। भैया ये तो रहता, भैया ये तम्बाकू खाए, भैया हम तो खाए ही नहीं। इस देश की आदत है, इसकी साइकोलॉजी है। जैसे साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज होती है ना, ठीक है। ज्योग्राफी गिव्स साइकोलॉजी ऑफ अ नेशन। अब जैसे ब्रिटेन है, तो वहां का आदमी को खतरा लेना है, नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। यूरोप से अलग है, आइलैंड है। जैसे जापान है, वहां भी 24 घंटे भूकंप आते रहते हैं, खतरा है देश के सामने। तो खतरे ने लोगों को बड़ा जागरूक कर रखा है। जापान में कितने ध्यानी लोग हैं, इस देश में खतरा ही नहीं है। तो आपको लगता है देश में अगर डिक्टेटर आ जाए तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा? 10 साल इस देश को एक खतरनाक डिक्टेटर की जरूरत है, और सबको मारे, आंख बंद कर ले, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके कंबोडिया, कोई बचे ना। 10 साल जब ये कंट्री मार खाती है, तब 60-70 साल सीधे चलती। अंग्रेज मार के गए, और बहुत मारे अंग्रेज। अंग्रेज तो इनको बगल नहीं बैठने देते थे। 200 साल मुगलों ने परेशान किया। मुगलों ने क्या किया? नहीं भैया, मुगलों ने परेशान किया, हम भैया अकबर को तो सुनना ही नहीं चाहते हम। और रॉबर्ट क्लाइव तुम्हारे फूफा है? नहीं भैया, रॉबर्ट क्लाइव भैया 25 दिसंबर को सेंटा की मूर्तियां तोड़ रहे थे। सबके हाथ में एप्पल का फोन है, इतना ही खून बह रहा है इस देह में, तो आईफोन पटक दो। लेकिन इस देश की साइकोलॉजी है, वो ताकत के साथ ही गवर्न हो सकती है। लेकिन कैसे ताकत पॉसिबल है? और आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर मारे वो, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब इसको मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स को वो करूंगा। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि डेमोक्रेसी एक बहुत नोबल प्रिंसिपल है। मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा। हाँ। बहुत नोबल प्रिंसिपल, बहुत। और ब्रिटेन में ये इवॉल्व हुआ 400 साल में, लंबा समय लिया इसने। 1215 से 1688, मतलब मैग्ना कार्टा से ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और वहां वोटिंग राइट तुरंत सबको नहीं दी गई। अगर आप ब्रिटेन का इतिहास पढ़ो तो बहुत धीरे धीरे एक एक ग्रुप को वोटिंग राइट दी गई है, कि आप समझते हो कि नहीं समझते हो। फिर जापान, वो तो उनसे ज्यादा कॉन्शियस कंट्री ही नहीं पूरी दुनिया में जी। चाइना को समझ में आ गया था कि मेरे कंट्री के लोग ऐसा, इनको अगर आजादी मिलेगी तो ये भी बदतमीजी करेंगे चाइनीज। तो उन्होंने एक पहला डिसीजन लिया, कहा ना पहले हम डेमोक्रेसी लोगों को पढ़ाएंगे, वन पार्टी सिस्टम। हम चाइना और पाकिस्तान एक साथ पैदा हुए, और आज चाइना OnePlus एप्पल को टक्कर दे रहा है। जो एप्पल नहीं खरीद पा रहे वो OnePlus खरीद रहे हैं। हमारी क्या हालत है? अगर आज हम चाइना से कहते हैं भैया हम तेरे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, बगावत हो जाए इस कंट्री में। इंडिया ने क्या किया? नेहरू जी ने बड़ा प्यारी बात कही, मैं मानता हूं नेहरू जी ने अच्छा सोचा होगा, कि भाई हमारा देश के लोग पढ़े लिखे नहीं लेकिन समझदार बहुत हैं। सही बात है। मैंने भी बिहार का एग्जांपल दिया, 1950 का बिहार, कितने प्यारे लोग रहे होंगे। उन्होंने व्यक्ति की जाति नहीं देखी, उसका शिक्षक होना देखा। अब जो जनरेशन पैदा है इस देश में इस वक्त चल रही है, वो अलग टेंजेंट पे जी रही है। उससे बात करो, कहेगी भैया मुसलमान जो है ना भैया, वो बढ़ जाएंगे तो इस देश पे कब्जा कर लेंगे। मिडिल ईस्ट पे तो कर ही नहीं पा रहे हैं। एक डॉट भर की कंट्री है इजराइल। भाई हमें अगर किसी का मुकाबला करना है तो हम तो अपने से बड़े का करेंगे ना। हिंदुओं को अगर मुकाबला करना ही है, किसी का पीछा करना है, यहूदियों का करें, सिखों का करें, मुसलमानों का। तो प्रेजेंट जो जनरेशन समाज चल रहा है, उसकी समझ की लेवल मेजॉरिटी की भाई बिहार का इलेक्शन हुआ, एक घटना ने बड़ा इंपैक्ट डाला, 10,000 रुपया। अभी रिपोर्ट आई है कि अगर बिहार गवर्नमेंट ने अपने वादों को पूरा करने की कोशिश की तो बिहार दिवालिया हो जाएगा। तो जहां आदमी 10,000 रुपए के लिए वोट दे रहा है, सरकार बनो, उससे मतलब ही नहीं। एजुकेशन चाहिए, क्या करेंगे भैया एजुकेशन, जब रील ही बना रही है जिंदगी भर। हेल्थ, भैया हम प्राणायाम करते हैं, हमको हेल्थ का जरूरत ही नहीं। मोदी जी ने जाके कह दिया
कि ये जो तुम लोग रील बनाते हो ये हमने ही करवाया था रिलायंस से कहकर। हाँ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आंख दिखाने से समझ जाते हैं, हम्म, कुछ को पीटना पड़ता है। तो इस देश को एक बहुत ही ताकतवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए अगले 10 साल तक। तो वो क्या करे? वो ज्यादा पूछे नहीं, वो पार्लियामेंट नहीं चलाए, वो क्या करे? मतलब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से न चले, आप ये कह रहे हैं? अरे एक डायनेस्टी बना, कौन सी डेमोक्रेसी? इस कंट्री में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। इस कंट्री में कहीं डेमोक्रेसी दिखाई पड़ती है? डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। पापा सांसद, केंद्रीय मंत्री, बेटा विधायक, बहू जिला पंचायत अध्यक्ष, कुत्ता मेयर। आप ये कह रहे हो कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स होनी चाहिए या डिक्टेटरशिप होना चाहिए, या जो आप बोल रहे हो 10 साल तक? नहीं, मैं ये कह रहा हूं हाँ, कि इस देश की जनता, हाँ, जैसे यूपी का इलेक्शन आने जा रहा है, हाँ। तो मैं यूपी के इलेक्शन के लिए यूपी की जनता से कहूंगा कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा प्रदेश और देश बचा रहे, तो ऐसे आदमी को वोट दो जिस आदमी को तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर जैसे आदमी को वोट दो, पढ़ा लिखा आदमी, समाज के लिए जीने वाला आदमी। आप वोट दो सरदार पटेल जैसे आदमी को, आप वोट दो राजेंद्र प्रसाद जैसे आदमी को, आप वोट दो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे आदमी तो को। नहीं तो क्या डायनेस्टी पॉलिटिक्स को देना है या किसी और को देना है? योग्य, अगर इनको कोई आदमी नहीं मिलता है, मैं तो कहूंगा कि लोक सेवक। नहीं, अभी आपने बोला योग्य, मैं बता रहा तो डायनेस्टी वाला भी योग्य हो सकता है? हूं, नहीं हो सकता है भाई, हो सकता है, मैं मानता हूं। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, तीनों योग्य है, ऐसा नहीं है भाई। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों ने कायदे से चलाया देश को। ऐसा तो नहीं कि नहीं चलाए। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराधिकारी अयोग्य ही होगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर उत्तराधिकारी आपको योग्य लगता है किसी का भी, आप उसको वोट दीजिए। नहीं लगता है, आप अपने ही जैसे मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं और मैं चाहता हूं गोंडा से एक ब्राह्मण सांसद हो, तो मैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण अपने ही जाति के किसी योग्य व्यक्ति को सामने लेकर आए कि ये भैया हमारा कैंडिडेट है। राजपूत अपने जाति के, मुसलमान अपने। तो जब योग्य लोग बैठेंगे संसद में, विधानसभा में, तभी इस देश, जिसके पास विजन होगा। राजनेता का मतलब क्या? विजनरी। आज इस देश को क्या चाहिए? अब फिर लोग मुझसे कहेंगे कि अरे ओझा जी तो आम आदमी पार्टी अभी दिल से नहीं छोड़ पाए हैं। मैं जानता हूं आज नहीं तो आने वाले समय में लोग अरविंद केजरीवाल की पूजा करेंगे। क्या मतलब, क्यों? मेरे एक स्टूडेंट है, IRS ऑफिसर है, अभी पहले गुजरात में थी, फिर यहाँ आ गई गुड़गांव में। तो वो अपने मेड की बच्ची की एडमिशन कराने गई दिल्ली के किसी गवर्नमेंट स्कूल में। वो इतनी सरप्राइज्ड हो गई सारी सुविधा देख के, क्लासरूम देख के, स्विमिंग पूल देख के। कही सर आई वाज अमेज्ड। दिल्ली में कौन से गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल है? अरे इसी में है, ये जो हमारा पटपरगंज वाला है। अच्छा, है। और ऐसा सब में है? सब में तो लगभग नहीं है, लेकिन तो ये उप मुख्यमंत्री का था इसलिए यहीं पर है? हाँ, सिसोदिया जी ने एजुकेशन में बहुत काम किया है। तो सिर्फ अपने पटपरगंज में किया या नहीं, पूरे दिल्ली में किया है। तो सब में स्विमिंग पूल बना? मैं एक डाटा देता हूँ। अच्छा। मैं एक डाटा देता हूँ। 2014 में जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो IIT में जो गवर्नमेंट स्कूल का सिलेक्शन था वो 4 या 5 था, और 2024 में 742 था। तो दिल से आप आम आदमी पार्टी से अभी भी जुड़े हैं? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ मैं अरविंद केजरीवाल को सैल्यूट करता हूँ। मैं, ठीक है, तो आपने कहा उनकी लोग पूजा करेंगे, पूजा इसीलिए करेंगे। तो मंदिर कहाँ जाएंगे? वो शीश महल, आई मीन वो शीश महल तो बेचारे के लिए बड़ा भारी पड़ गया था। आपने देखा है वो घर? नहीं, मैंने नहीं देखा, बट मैं तो जब भी गया तो फिरोज शाह तुगलक पे गया, और बेचारे ने, मैं तो एक बात कहूंगा उनको, पता नहीं दूसरों का उनका साथ क्या अनुभव है, पर मेरा बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत प्यारा। मैं जब भी उनसे मिलने गया, जब मैं रिजाइन भी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ओझा जी आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम आपको कर देते हैं, आप जो कहोगे हम कर देंगे, आप राजनीति मत छोड़ो। मैंने कहा सर मैं अपना 100% दे नहीं पाऊंगा, और 10% देने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये आपको पहले नहीं पता था कि आप 100% नहीं दे पाएंगे? नहीं, प्रैक्टिकल करना और थ्योरी करना दो दुनिया में बहुत अजीब चीजें हैं। जब कोई लड़का IAS बनता है तो कहाँ जाता है? IAS क्वालिफाई कर लिया, फर्स्ट रैंक आ गई, तो भी उसको लबासना में 1 साल रहना पड़ता है, ट्रेनिंग करता है, फिर लबासना से निकलने के बाद भी सीधे DM की पोस्टिंग नहीं मिलती, ADM
ग्राउंड ट्रेनिंग। तो आप कह रहे हैं आप इतना समय नहीं दे पाते पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, मैं जो चाहता हूँ, जिस तरह की राजनीति मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया मैं आपके लिए राजनीति करने आया हूँ, मैं आपके लिए लड़ने आया हूँ, तो आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। हमारी देश की जनता क्या चाहती है? मैं जब चुनाव लड़ रहा था, एक छोटी सी इंसिडेंट देता हूँ। एक बुजुर्ग से आदमी थे, मुझे बुलाए, बोले भैया, अरे मास्टर साहब यहाँ बताइए। क्या ऐसे नहीं चलेगा? ओके, मतलब मैंने कहा क्या? बोले पैर छूइए सबका, बच्चे का, बकरी का, गाय का, बुजुर्ग का, महिला का, सबका पैर छूइए, तब आपको वोट मिलेगा। तो अंधेरे में खड़े थे और कुछ दूर पे स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मैंने कहा आप मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं, मैं आपको कुछ कहूंगा तो नहीं, लेकिन अगर आप जवान होते और वहां लाइट में खड़े होते तो 3-4 मुक्का तो मैं आपको मारता ही। वो पैर छूने के लिए आया हूं, मतलब मैं पैर छू वोट मांगने के लिए। जिंदगी में मैं अपने क्लास में बच्चों से कहता रहा, अपने लड़कों से कहता रहा कि भाई पैर मत छूना। पैर क्या है? सम्मान है। किसका? शिक्षक का। कोई शिक्षक है, आपने पैर छू लिया, आपका रिलेटिव है, आपने पैर छू लिया। अब जैसे सदगुरु है तो मैं मिलूंगा, मैं उनके पैर पे लेट जाऊंगा। छूना तो बहुत दूर की बात है। कितने जीवन को प्रभावित कर रहा है वो आदमी। कई बातें उनकी, मैं वहां रहा, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम किया, इतना फायदा किया मुझे, तो मुझे दिशा मिली ना उनसे। तो ये सम्मान है किसी व्यक्ति का, उसकी कंट्रीब्यूशन का। इस देश की जनता कह रही है कि ऐठा हुआ है, पैर नहीं छू रहा है सबका। फिर एक घटना घटी, एक साहब हमसे बोले भैया हम क्या? बोले भैया कोई व्यवस्था कर रही है। मैंने कहा पानी है? तो ऊपर पानी बोतल पड़ी हुई। कहा नहीं नहीं भैया पानी। फिर इस चुनाव के दौरान हुआ है? चुनाव के दौरान। तो ये कौन लोग थे? पार्टी के लोग थे? जैसे जब चुनाव चलता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप उस पर बताइए ना, पूजा क्यों करेंगे केजरीवाल जी के लोग? हाँ, पूजा इसीलिए करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को नहीं समझते, ऐसे दुनिया में बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। कैसे आज इस देश के लोग गांधी को बहुत गाली देते हैं, भगत सिंह गांधी का इतना सम्मान करते थे, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का इतना सम्मान करते थे, नाक में थोड़ी करते थे। 1920 कंट्री है ही नहीं, 90% लोग गरीब हैं, 90% लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं। 90% इलिटरेट, 90% गरीब नेशन है ही नहीं। और उस आदमी ने मास मोबिलाइजेशन कर दिया। कितने साल के अंदर? 22 साल के अंदर। अंग्रेज, वो आदमी लड़ा नहीं। वो जो गाना आया था ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत के 90% लोग सड़क पे निकले, वो गांधी जी की अवेकनिंग प्रोग्राम का परिणाम था। तो आप सिर्फ गांधी को क्रेडिट दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अवेकनिंग नहीं होती तो लड़ते कैसे लोग? तो आपको लग रहा है सिर्फ वही लड़वा रहे थे या बाकी लोग भी अपने हिसाब से लड़ रहे थे? अब अगर हम महाभारत के युद्ध देखें तो तीर कौन चला रहा है? अर्जुन। हाँ। अर्जुन को दिशा कौन दे रहा है? कृष्ण। तो जब हम फर्स्ट प्राइमा फेसी देखते हैं तो हमें लगता है कि यार कृष्ण तो सिर्फ रथ चला रहे हैं, लेकिन जब उसका विश्लेषण करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, कृष्ण की ज्यादा गहरी भूमिका है। ऐसे ही मैं ठीक है, मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे काम गलत कर दिए, लेकिन शिक्षा, अगर वो आदमी 10 साल और दिल्ली में रह जाता 10 साल, तो इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और इस प्रदेश के लोग, उनके बच्चे पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। किसी भी देश को अगर महान बनाना है, भारत महान कब था? एंशिएंट टाइम में, जब नालंदा और तक्षशिला थी। अमेरिका, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन, ऑक्सफोर्ड। तो इतने सारे लोग जो उनको छोड़ के चले गए, वो उनको समझ नहीं आया था कि इतने विजनरी आदमी केजरीवाल। कौन गया छोड़ के? भगाए गए हैं लोग। अच्छा, भगाए गए। छोड़ के कौन गया? उस आदमी को समझ में आ गया, तभी तो भगाओ इनको। मैं सबको, जो भी उनके पुराने साथी थे सबको। कौन पुराना साथी? प्रशांत भूषण जी थे, अभी अश्विनी उपाध्याय जी आए थे, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा था साथ में मिलके। फिर आप योया जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, ऐसे बहुत सारे एंडलेस नाम है। अच्छा, खैर मैं तो बहुत ज्यादा इन लोगों के बारे में नहीं जानता। और आपने मतलब एनालॉजी गांधी जी से ही दे दी केजरीवाल जी को, तो ये थोड़ा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मोहल्ला क्लिनिक चलती थी। मोहल्ला क्लिनिक, भाई मैन पावर डेवलप करने के लिए क्या चाहिए?
नहीं बट उसमें अभी करप्शन आ रहा है बहुत सारा कि वो चलती नहीं थी, वो मतलब थी बस चलती नहीं थी। खैर सी अब उसमें नहीं जाएंगे कि कौन क्या कर रहा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप उनको एक इंस्पिरेशनल फिगर अभी भी मानते हैं भले आप पार्टी में नहीं है? मैं पार्टी में नहीं हूँ, मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल इज अ वेरी ग्रेट पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आगे फिर मौका मिलेगा तो आप वापस उनकी पार्टी ज्वाइन? मैं राजनीति करूंगा ही नहीं। अच्छा नहीं करोगे? हाँ ठीक। मेरी तो संजय भाई से, हमारे एक दोस्त हैं कृष्णा जी, उनसे परसों संजय भाई से बात हो रही थी, संजय सिंह राज्यसभा के मेंबर है। जी जी। तो संजय भाई ने कहा कि भाई ओझा जी काहे चले गए यार, उनको नहीं जाना चाहिए था, मजा आ रहा था उनके साथ। तो बताया कि भाई उनका मन नहीं लग रहा था और वो राज्यसभा जा सकते हैं आप? नहीं नहीं, अरे राज्यसभा सभा कहीं जाना ही नहीं, अपना जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। ठीक है। तो अब अच्छे नेता है हाँ। संजय सिंह, बहुत प्यारे नेता, मतलब मैं उस आदमी को एक वो देता हूँ कि भाई स्पष्ट बोलना और एग्रेसिव होके बोलना। अब जैसे पीयूष के बारे में बता रहा था कि मेरा स्टूडेंट है पीयूष सिंह, SR कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, चला रहा है वो। उसके फादर हैं मिस्टर पवन सिंह चौहान, विधान परिषद के मेंबर है। मतलब अगर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाए अगले सेमेस्टर में, वो जीते अगर, तो 2-3 कैंडिडेट बहुत प्यारे हैं उनके पास। उसमें से एक आप कह रहे हैं योगी जी को जरूरी नहीं अगर वो सेंटर में चले आए, मैं मुझे सुन रहा हूँ शायद वो सेंटर में आ रहा है, उस परिस्थिति में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ योगी जी को हटा दे। अरे भैया हमको उत्तर प्रदेश में रहना है। हमारा बड़ा मुश्किल से घर बना था, उसमें बुलडोजर चल जाएगा तो हमारी अम्मा जो है। तो पवन सिंह चौहान जी की मैं बात कर रहा था, कभी मौका लगा तो मैं मिलाऊंगा जी। हम्बल, मतलब ही स्टार्टेड हिज लाइफ एज अ कारपेंटर, जहां तक मुझे पता है, एंड टुडे ही इज अ गुड बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट। उनके स्कूलों में बेयर मिनिमम से नीचे पे बच्चे पढ़ रहे हैं SR कॉलेजेस में। मतलब इतना जबरदस्त लीडर है वो आदमी, इतना प्यारा, हम्बल। मतलब हम जब उनसे पहली बार मिले तो मेरा एक प्रोग्राम में, मेरा एक दोस्त है वो, मुझे उनके यहाँ प्रोग्राम में, अब तो बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। एक लीडर हैं बीजेपी में, पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी। मतलब अगर मैंने उन्हें 2 बजे रात में फोन किया हुआ कि भैया एक आदमी बीमार है और कोई भी है, मतलब हम ये सोचते हैं कि लीडरों को ऐसा होना ही चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया लखनऊ, रिसेंट की बात है। मैंने उनको 2 बजे रात में फोन किया, क्या हुआ भैया? मैंने कहा ऐसी बात है। हाँ भैया एकदम करेंगे। मैं सुबह पहुंचा, बड़े सारे लोग बैठे हुए थे, सबका का। तो मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है, कोई भी पावर में, अखिलेश जी से तो मैं तो अखिलेश जी का फैन हूँ। मतलब जिस आदमी, मैं उस आदमी के नॉलेज लेवल को देखकर, बहुत प्यारा नॉलेज लेवल। मैं एक बार उनसे मिला और 3 घंटे सिर्फ IR, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट, ये वो सब पे। और मुझे लगता है कि अगर वो आदमी अब की बार CM बना तो फिर उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। ये तो खैर वक्त की बात है, कौन बनेगा कैसा बनेगा, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन लीडरशिप बड़ी शानदार होनी चाहिए, विजनरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जहां तक रहा सवाल कि हमारे देश में लोग खिलाड़ी क्यों नहीं बनते, मतलब उन्होंने चक दे इंडिया देख के वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, हॉकी क्यों नहीं खेलते। इस देश में अगर बच्चा खेलने की तरफ जाएगा, उसके, अब तो खैर चेंज हो रहा जमाना, अभी चेंज हो रहा है, अब हो रहा है। अब माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, ले जा रहे हैं। IPL वगैरह आ गया तो स्कोप बढ़ गया। 91 में नेशनल टीम में पहुंचना मतलब शंकर जी का वरदान मिलने के बराबर था। तो हर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के आदमी को लगता था कि भाई नौकरी ले लो, नहीं तो हम तो जी ही नहीं पाए कायदे से, और तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो हमारे यहाँ ये है ना कि नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, और हर आदमी यशस्वी जायसवाल हो नहीं पाएगा, हर आदमी सूर्य कुमार यादव हो नहीं पाएगा जी। पर अब धीरे धीरे लोगों में अवेकनिंग बढ़ रही है, जागृति बढ़ रही है, और लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं। सर एक फिल्म आई थी बीच में, बड़ी पॉपुलर हुई, सैयारा, लव स्टोरी थी, आपने देखी थी? नहीं, मैंने सुना कि उस फिल्म को देख के लोग रोए बहुत। हाँ रोए बहुत थे। तो आपको लगता है अगर इमोशनल हो रहा है, यंग आदमी है, लव स्टोरी है, प्रेमी प्रेमिका मिल नहीं पा रहा है, स्क्रीन में थोड़ा भावुक हो गया, रो दिया, या आप इसको ठीक इमोशन मानते हैं या आप इसको वीकनेस का निशानी मानते हैं? इमोशन अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, पर एनलाइटेंड इमोशन जो होता है, जितने भी लोगों का इस दुनिया में शोषण होता है वो प्यार में ही होता है, दुश्मनी में कभी नहीं होता। जिसने भी कह दिया रौनक भैया हम आपको बहुत प्यार करते हैं, रौनक भैया हम आपके लिए अपनी जिंदगी दे देंगे, तो उससे आप कहो कि तू जिंदगी मत दे, किडनी दे दे बहुत है, वो कल से दिखाई नहीं पड़ेगा।
इमोशन होना बहुत, इमोशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। भाई अगर हम इमोशनल नहीं होंगे, हम अपने माँ बाप से कैसे जुड़ेंगे? कितना किया उन्होंने हमारे लिए। ठीक है। हमारे पिता हमें कंधे बिठा के राम लीला दिखाते थे, हमें आज भी वो चीजें याद आती कि यार पापा कंधे पे बिठाते थे, साइकिल पे बिठा लिया, घुमा रहे हैं चारों तरफ। इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ब्लाइंड इमोशन, इस देश का ज्यादातर आदमी ब्लाइंड इमोशन से परेशान है। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, कोई आपके साथ रह लिया। आज कितने सारे युवा हैं जो बेचारे भटक रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूं, मेरा मानना ये है कि अगर कोई आदमी आपको छोड़ के जा रहा है और फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो आप सिर्फ भीख मांगेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि आप अगर चाहते हैं, भाई सिंपल सी बात है, सूर्य को हम भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इस धरती का एनर्जी हाउस है वो। आज सूर्य बुझ जाए, कल धरती खत्म। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, तो ये क्यों नहीं सीखा फोटोसिंथेसिस से? यही तो हम फेल कर गए। हम एजुकेशन को नॉलेज में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे, हम एजुकेशन को समझ में पैदा ही नहीं कर पा रहे। चंद्रमा है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता तो वो नहीं चमकता, वो बोरोड रोशनी पे चमकता है। लेकिन सूर्य में होता है, 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होके हीलियम बनाते हैं, जलता है और चमकता है। अब ये बात साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी सीख है ह्यूमन बीइंग के लिए कि जब तक आप अपने समझ और साहस को फ्यूज नहीं करोगे, तब तक आप हीलियम नहीं पैदा कर पाओगे। तो अच्छी मूवी थी, ठीक है मूवी, मैं मूवी का विरोधी नहीं हूं, नहीं तो बॉलीवुड वाले सब मेरे दुश्मन हैं कि यार मास्टर कह रहा है मूवी मत देखो। तो मूवी देख के रोना सही है आपको? ठीक है, चल जाएगा। मैं तो रोता हूँ कुछ गाने सुन के। जैसे कौन से गाने? जैसे वो मनोज कुमार जी का गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती है। वो गाना मैं सुनता हूँ तो मेरे बच्चे मेरा चेहरा ही देखते रहते हैं। कुछ गाने हैं, जैसे वो वाला गाना है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। मतलब वो गाना मैं गा नहीं सकता, मैं गाऊंगा तो मैं रोने लगूंगा। पर ऐसा लव स्टोरी वाला नहीं? लव ऑफ कुछ होता ही नहीं धरती पे, पता नहीं कौन ये कॉन्सेप्ट लेके चला आया। क्या बात कर रहे हैं? अरे अगर लव होता इस धरती पे, हाँ, अगर रावण शक्तिशाली था, हाँ, जैसे ही मरा उसकी पत्नी ने विभीषण से शादी कर ली। हम मान के चलते हैं कि वो 200 साल जिंदा रहा होगा, 200 साल साथ में रहने के बाद लव नहीं पैदा हो पाया। चलो छोड़ देते हैं रावण का एग्जांपल। हाँ, बाली कहते हैं वो दुश्मन की आधी शक्ति खींच लेता था, हाँ, और रावण को अपने बगल में दबा के 6 महीने पृथ्वी पे घूमा था। जैसे ही वो मरा, उसकी पत्नी तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। इस दुनिया में सिर्फ शक्ति काम करती, बाकी कुछ भी काम नहीं करती। नहीं, पर आप राम जी का एग्जांपल दीजिए ना, प्रेम में। अरे तो राम जी की ताकत तो देखो आप, समंदर पे पुल बना दिया। तो प्रेम की खातिर ही बनाया। प्रेम, रामचंद्र जी के साथ 2 फैक्टर काम कर रहा था। पहला फैक्टर रघुकुल के थे। सीता जी का जो अपहरण हुआ वो रघुकुल की स्त्री का अपहरण हुआ। प्रेम तो एक फैक्टर है ही है, परिवार, समाज, संस्कृति। तो समंदर पे पुल बना दिया। तो अगर प्रेम करने की आपकी इच्छा है तो ताकत इतना रखो कि समंदर पे पुल बना सके। नहीं, आप इच्छा की क्या बात करते हो? हाँ। आप इतनी ताकत रखो कि पूरी दुनिया आपसे प्रेम करे। ठीक है, तो प्रेम अट्रैक्ट करो, ऐसा चेज मत करो। नहीं, हाँ चेज मत करो। हाँ। अगर आपको किसी तो अगर को, कोई लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लड़की मना कर अरे रही है। मेरे साथ मैं बता रहा हूँ, पिछली बार एक पॉडकास्ट में मैंने वो कहानी बताई भी थी। अच्छा। कि मैंने एक लड़की को काट दिया। हाँ। तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, भाई नहीं कहा था उसने मुझसे कहा कि अब देख, बड़ी अच्छी बात कही, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना था। वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा यार तुम्हारे पापा को ना 10,000 सैलरी मिलती है, और मैं एक बार जब लखनऊ जाती हूँ बाल कटाने और ब्यूटी पार्लर जाती हूँ तो 10,000 रुपये मेरे खर्चे हो जाते हैं। 90s में कितनी बड़ी बात थी। तो उसने कहा यार बाकी तो सब बातें ठीक है, लेकिन अब बताओ कैसे होगा। तो आई एम सॉरी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब एक झटका तो लगा ही, पर मुझे लगा यार इस लेडी ने मुझे आईना दिखा दिया। अरे भिखमंगे तू कहाँ प्यार कर रहा है, तेरी मजाल, तू भिखमंगे प्यार करेगा। खैर बाद में उसका रिवर्स भी घटा। उसने मुझे फ़ोन किया कि अवध मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, अभी अमेरिका में। मैंने पूछा यार तेरे हस्बैंड की सैलरी कितनी है? हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था, कोई गलत था,
मैं रिवेंज मोड में आ गया था, वो गलत बात थी मेरी तरफ से, नहीं कहना चाहिए था। कितनी सैलरी थी? नहीं अब जो भी हो, मैंने उससे बताया बताया नहीं, उन्होंने बताया अच्छा, नहीं। तो मैंने कहा कि यार देख, तो बोली छोड़ो अब जाने दो। मैंने कहा नहीं, वो एक भाव शायद अंदर था। मैंने माफी भी मांगा उससे बाद में, डायलॉग बाजी कर दी थी मैंने कि जितने तेरे हस्बैंड की सैलरी उतना तो साल भर में देश में घूमने में खर्चा कर देता हूँ। तो वो एक जहर तो दबा ही हुआ था और मौका मिल गया। फिर मैंने बाद में उससे माफी भी मांगा। मैंने कहा यार सॉरी यार, तू नहीं होती ना तो वो बात कोई बताने वाला नहीं था भाई। अगर मैं उससे शादी इन केस, हालांकि ये एक उथियोपियन ड्रीम है कि वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती, उसने बहुत अच्छा किया। तो शक्ति ही प्रेम है। लोग मंदिर जाते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको, अगर वो मूर्ति बोल दे कि अवध ओझा जी मालिक फॉर्च्यूनर छोड़ के चले आओ, अवध ओझा दोबारा मंदिर जाइए नहीं करेंगे। वो तो लोगों को पता है ना कि ये मूर्ति बोलेगी नहीं। किसी जिंदा आदमी से कह के देख लो, तन मन धन सब अर्पित तुमको, राइट, है ना। तो यहाँ शक्ति का ही सिद्धांत चलता है। ठीक है। आज मोदी जी हैं, कितने लोग उनसे प्रेम कर रहे हैं। मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लेडी कहती ही इज अ इनकार्नेशन, वो अवतार है। एक आदमी ने कहा, अभी रिसेंटली कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे, एक आदमी ने कहा कि अगर मुझे अपने बाप को छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा, मैं मोदी जी को वोट दूंगा। बड़े सारे वीडियोस हैं, लोग रो रहे हैं, लोग उनका, मैं भी मानता हूँ उनका जीवन में एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट है, बड़ा प्यारा अचीवमेंट है। इस फ्यूडलिस्टिक कंट्री में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। तो शक्ति है ना। बाबा रामदेव कहीं बाहर गए थे, उनका शायद कपिल शर्मा शो में उन्होंने ये कहानी बताई थी। कहीं बाहर गए थे तो कोई लड़की, यंग वुमन उनके पास आई, बड़ा उन्होंने सार्केस्टिक वे में कहानी सुनाई थी। उसने कहा आई वांट टू हग यू, तो बेचारे उस वर्ड को समझ ही नहीं पाए। तो आखिर एक सन्यासी से कहा ना, आज की डेट में बाबा 10,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं और ज्यादा ही हैं। तो कैसे लोग बाबा के पीछे टहल रहे हैं, कैसे लोग नरेंद्र मोदी के पीछे टहल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं प्रेम नहीं है, ये शक्ति का प्रभाव है। प्रेम है, वो है माँ बच्चे, पेरेंट्स और बच्चों में प्रेम है, बस यही प्रेम होता है। बिल्कुल। जहां लोग अनकंडीशनली, कितने केस मैंने देखे कि आदमी, एक केस मैंने देखा आजमगढ़ का था, उस आदमी को कैंसर हो गया, उसकी पत्नी बच्चे सब छोड़ के चले गए। लेकिन अगर उसके माँ बाप होते तो, कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने आप को अपने बच्चों के लिए बेच डाला। एक रिसर्च आई थी सर, जिसमें अभी पता चला है कि जो जेनजी है, यानी जो 2000 के बाद पैदा होने वाली जनरेशन है, उन्होंने पर्सनल लोन लेके ट्रैवलिंग शुरू कर दी है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला जो सिंड्रोम है वो उन पे बड़ा हावी है। वो हमारे पिछले जनरेशन के लोगों की तरह नहीं है कि पहले घर बना लें, फिर बच्चों को पढ़ा लें, फिर बचेगा तो कुछ घूमने उमने चल लेंगे। पहले घूम लो, क्योंकि अब इतना हो गया कि क्या ही बना पाएं, या बाप ने ऑलरेडी बना दिया है। तो इस माइंडसेट को आप कैसे देखते हैं? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सही एटीट्यूड है? 91 के पहले का इंडिया और 91 के बाद का इंडिया, 91 के पहले का इंडिया जो है, उसके अगर हम बॉलीवुड मूवीज देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 2000 के बाद जेनजी पैदा हुए तो उसे पता ही 91 के पहले का इंडिया। तो 91 के पहले का इंडिया जो है, उसका गाना ये है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी थी कि इससे ज्यादा कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। फूल से ज्यादा कुछ भेजता नहीं। हाँ? उसमें गाना ये है, एक मूवी थी श्री 420 राज कपूर की, नरगिस, दोनों मजदूर हैं और बारिश हो रही है और राज कपूर ने छाता पकड़ रखा है और छाते पे पैचेस लगे हुए हैं, पैचेस। और राज कपूर साहब कह रहे हैं प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो मधुबाला है या नरगिस है, दो में से कोई है। तो एक्ट्रेस बोलती है कि कहता है दिल, क्या जवाब है, कहता है दिल रास्ता मुश्किल। वो ये नहीं कह रही प्यार से डर लग रहा है, कहती कहता है दिल रास्ता मुश्किल, भिखमंगे हो तुम। लड़की बोल रही है, लड़की बोल रही है, राज कपूर। हाँ। 91 के बाद जो मूवीज बनी हैं, आप उनके गाने देखो, प्रोस्पेरिटी लेवल बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, चारों तरफ से जो मेटेरियलिस्टिक आइडियाज हैं उनको प्रमोशन मिलने लगा। 91 के बाद अगर हम मूवीज देखें तो कश्मीर गायब हो गया 91 के बाद, यूरोप आ गया। और दिलवाले दुल्हनिया ने यूरोप का जो प्रमोशन किया है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सिमरन जाती नहीं है, सिमरन और राज। और देखिए आपने डिटेल? हाँ देखिए, पसंद है आपको? अच्छी लगी मूवी, मतलब एक ह्यूमन सेंटीमेंट को टच करती मूवी। लेकिन उस मूवी ने यूरोप का जितना प्रमोशन किया है,
शायद ही किसी और मूवी ने उतना प्रमोशन किया हो। तो 91 के बाद जो मूवीज आई वो डेस्टिनेशन दिखाने लगी लोगों को। यूरोप, लोगों को लगा कि अरे यार बार बार शिरडी जाके क्या करेंगे। 91 के पहले लोग कहाँ जाते थे? वृंदावन जाते थे, पैसा था ही नहीं। हरिद्वार जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं। 91 के बाद सीधे स्विट्जरलैंड। वो ट्रेंड किसने चलाया? बॉलीवुड ने। एंटरटेनमेंट, पार्टीज, कपड़े। भाई लुई विट्टन का नाम सुन के आज, लुई विट्टन, एलवी का नाम सुन के लोग आज, मैं बैंगलोर में उसका एक शोरूम है बड़ा प्यारा सा, तो मुझे एक बार हुआ कि भाई चलते हैं एलवी का शोरूम देखते हैं यार कैसे कैसे है क्या है। तो एक शूज मैंने मंगवाया। मैंने कितने का है? कहा 12 लाख का। मैंने कहा पहन ले तो उड़ेंगे। अरे बोला इसकी गारंटी थोड़ी है। तो अब इस तरह के ब्रांड तो लिया आपने 12 लाख का? अरे भैया 12 लाख का जूता लेते 6 महीना सो नहीं पाते उसके बाद। मतलब चक्कर ये है ना कि हमें एक सिद्धांत पता है। सदगुरु जी को मैं जब देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो बड़ा ब्रांडेड चीज पहनते होंगे, सामान्य सा ही पहनते होंगे, हैंडमेड ही पहनते होंगे, लेकिन उनकी अपनी इतनी कीमत ज्यादा है कि उनके ऊपर कपड़ा माने ही नहीं रखता। तो आदमी अपनी कीमत इतनी बढ़ाए कि ब्रांड छोटा पड़ जाए। मैं अयोध्या की एक शादी में गया, वहाँ एक लड़का आया, बर्बरी का सूट पहना हुआ था। अच्छा। हमसे कहा सर, हमने कहा एक फोटो लेनी है आपके साथ। हमने कहा एक ही शर्त पे लेने देंगे। कहा क्या? हमने कहा जो सूट पहने वो जला दो। कहा बर्बरी का है। हमने कहा इसीलिए तो कह रहे वे। हम पहने रामराज की शर्ट 1000 रुपए की। वो साउथ वाला सफेद जो बनाता हाँ है। सफेद जो बनाता है। बढ़िया शर्ट है सर। बड़ा शानदार शर्ट। मैं कोयम्बटूर जाता हूँ तो सबसे पहले, मतलब आप समझिए कोयम्बटूर की सुबह की 5 बजे की फ्लाइट होती है, कई बार सुबह वाली फ्लाइट होती है, तो मैं 8:30 बजे तक उतर जाता हूँ। उसके बाद मैं आधा घंटा वेट करता हूँ कि जो रामराज वाला दुकान है वो 9 बजे खुलेगा, तो वहाँ से 4 वाइट शर्ट प्रॉपर बढ़िया कॉटन की। अच्छा, पुणे से? पुणे के एयरपोर्ट पे रामराज का शोरूम है। अच्छा, रामराज का शोरूम है, बहुत अच्छा है। तो मैंने उसका जला दे। कितने का सूट? कहा 3 लाख रुपए का। मैंने कहा सोच, जब तेरा 3 लाख का सूट किसी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तू मरा हुआ है अंदर से, कैक्टस हो बेटा तुम, तुम्हें कोई अपने घर में लगाना नहीं चाह रहा है। खैर वो माना नहीं। मैंने सोचा थोड़ा जलील करूंगा तो क्या पता अगला महात्मा गांधी यही बन जाए कि अब दोजा मैं तुमको करके दिखाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा आऊंगा। फिर हंसता रहा, नहीं भैया खिंचवा लीजिए। आदमी की अपनी कीमत होनी चाहिए। गांधी बर्मिंघम पैलेस में लंगोट पहन के चले गए। आज हिंदुस्तान में, यूपी बिहार में लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कहते अरे बिना ब्लेजर के कैसे चले जाएं? क्यों? तुमको कौन देखेगा बे? कहाँ हो तुम? हम भैया भीख मांगते हैं। अरे वो जो मूवी आई थी, वो जो पंचायत सीरीज बड़ी प्यारी आई थी, उसके कुछ सीन्स तो बड़े प्यारे हैं, अल्टीमेट है, मतलब देखनी चाहिए लोगों को पंचायत। पर राहुल गांधी जी महंगी टी-शर्ट पहनते हैं, महंगा जूता पहनते हैं। आपने महात्मा गांधी बोला तो इसलिए मेरे को याद आ गया। हाँ, नहीं मैं कोशिश करूंगा जब वो मेरे साथ राम मंदिर जाएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि खादी का महत्व क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो खादी पर आए, वो भी पहनते हैं। उनको दादी का महत्व पता है। एक्चुअली खादी का आप बता देना। उनको ये है कि भाई वो जिस फैमिली में पले बढ़े, भाई यहाँ जो डीएम के घर में पला बढ़ा होता है, उसके नखरे होते हैं। जो प्रधानमंत्रियों के घर में पला बढ़ा हो तो इतना नखरा उनका बनता है। जब तक देश बर्दाश्त कर रहा है तो बनता ही है। लेकिन अगर वो खद्दर पहने तो मजा आ जाए, मजा आ जाएगा। अगर वो खद्दर पे आ जाए। गांधी इन खादी। तो जो पर्सनल लोन लेके लोग आजकल बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, तो आपको लगता है ये सही है या ये बदलना चाहिए? लग्जरी कभी लोन पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। अभी एक न्यूज आई थी, एक साहब एमएनसी में काम करते थे, 2 करोड़ का मकान ले लिया था, नौकरी चली गई, अब रैपिडो में और ओला उबर की गाड़ियां चला रहे हैं। आप अगर मन की शांति चाहते हो, मन की शांति, तो आपके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए। लोन सिर्फ वो व्यक्ति ले, या तो इमरजेंसी में, जैसे कोई आदमी घर में बहुत बीमार पड़ गया क्रूशियली, उसका जीवन बचाना है, आप ले लो। या आपको टैक्स बचाना है, आपके पास सरप्लस पैसा है, आप लोन ले लो, तभी तो टैक्स बचेगा। जब आपका पैसा खर्चा होगा तभी टैक्स बचेगा। अगर आपने लग्जरी का लोन लिया, ये मेरे पिताजी कहते थे मुझसे कि बेटा लग्जरी कभी लोन पे मत करना। और ये चीज मैंने देखी कोरोना ने जब अटैक किया, मेरे ऊपर लोन ही नहीं था। मतलब वो एक फोर्ड की गाड़ी थी जो इंडिया में बहुत चली, इकोस्पोर्ट। तो एक मेरे साथी हैं, उन्होंने ले रखी थी, मेरे ख्याल से 6-7 महीने की गाड़ी थी,
हमसे क्या बात, जो पैसा चाहे दे दो पर भैया खरीद लो, हमें किस्तें देनी है, मकान की देनी है। तब मुझे एहसास हुआ कि अरे बाप रे। तो जेनजी के बाद जो है ये जो जेनजी हमारी है, इससे मैं एक बात कहूंगा, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, प्रतिभाशाली है, बहुत टेक्नोलॉजिकली आगे है, स्मार्ट है, पर मैं इससे एक बात कहूंगा, हिंदुस्तान में किसी एक को अपना गुरु बना लो, सदगुरु जी को बना लो, पंडित रविशंकर जी को बना लो, इतने सारे संत हैं इस देश में, और फिर जीवन का एक असली आनंद लो। शादी की राइट एज क्या होती है? मतलब मेंटली फिट होना चाहिए, फाइनेंशियली फिट होना चाहिए, या सोशली स्ट्रांग होना चाहिए? शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मस्ती तो है नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लड़की को आप अपने घर ला रहे हो, मतलब एक आदमी को आप उसका घर छुड़वा रहे हो, तो अगर आप लड़की के घर हाउस हस्बैंड बनना चाहते हो तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्त्री आपके घर आए तो दो चीजें तो अनिवार्य हैं। एक तो फाइनेंशियली स्मूथ होना चाहिए। भाई आपकी पत्नी आई और उसने कहा कि मेरी बहन की शादी है, 1 लाख रुपए दे दो, आपने कहा 1 लाख रुपए तो नहीं दे पाएंगे, और आप शादी में जब बारात लेके गए थे तो आप 500 बाराती ले गए थे, तलवार लगा के गए थे, घोड़े बैठ के गए थे, मुकुट रख के गए थे, तो लड़की यही तो सोची थी ना कि राजा आया है। आप साइकिल पे जाते 4 लोगों को लेके, तो वो उसी तरह से आपसे बिहेव करती। तो फाइनेंशियली स्मार्ट होना चाहिए, और अब जो शादी करे उसको मेंटली भी स्मार्ट होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष, बहुत बड़ी लाइन कहने जा रहा हूं, शक्तिशाली पुरुष औरत को कभी बंधन में नहीं रखेगा। ठीक है भाई शंकर जी हैं, पार्वती जी घर जा रही हैं, अपने मायके जा रही, यहां जा रही, घूमने जा रही, ब्रह्मांड पूरा टहल, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ताकतवर है ना। इतनी ताकत है, इतनी ताकत, जो आदमी अपनी पत्नी के घर के डिमांड के लिए कुबेर को पकड़ ले, क्या सोने का महल बना दे, किसी की औकात है जो कुबेर को पकड़ लाए। यहाँ लोग 5 साल में एक चेन नहीं दिला पा रहे, रिंग नहीं दिला पा रहे। तो दो चीजें, अब अगर जनरेशन शादी कर रहे हैं तो दो बातें याद रखें, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एक फाइनेंशियल्स, कि आप कम से कम अपनी पत्नी को जो महीने का खर्चा 1 लाख रुपया महीना, वो हर महीना जाके उसे दे दें, भले वो कुछ भी कर रही हो। पत्नी जी से हिसाब, आज की जनरेशन शादी के बाद एक दूसरे से हिसाब मांग रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं जी, दोनों कहते हैं मैंने तो तुम्हें वहाँ, मैं एक ट्रिप पे गया था, उसमें मेरे साथ कुछ लोग थे, तो मैंने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से हिसाब मांगते हुए देखा कि यार मैंने तुम्हें दिया था, हमारी औरत 10,000 रुपया उधार दी थी, आज तक ब्याज दे रहा हूँ, मूलधन पूरा ही नहीं हो रहा। जब मैं कहता हूँ कि भाई भैया 5 लाख रुपए दे चुके हैं, नहीं अभी तो उधर वाला पैसा बाकी पड़ा हुआ है। उसको अपना हक कैसे पता चलेगा जब आप उसको एहसास नहीं कराओगे हम अलग हैं तुम अलग हो, और हम अलग हैं तुम अलग हो में सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स क्या है? मनी। तो आप फाइनेंशियली स्टैब्लिश हो जाएं और आप साइकोलॉजिकली और फिजिकली, अगर आप औरत को आजादी दे ले गए 100%, आपकी शादी हुई, बीवी आई, उसने 4 दिन बाद कहा मैं घर जा रही हूँ, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, और तुरंत आपने एयर इंडिया का टिकट निकाला, ये ले कल 8:30 बजे की फ्लाइट है, जा। आपने एयर इंडिया ही बोला, इंडिगो नहीं, क्योंकि नहीं उड़ रही शायद नहीं, फेमस है थोड़ा सा ना। और आपने अपनी वाइफ से कहा कि जा, उसने कहा 1 हफ्ते बाद आऊंगी, तू 10 साल बाद आ, जा, हर महीने तुझे 1 लाख रुपए भेजूंगा, आराम से आ। भाई साहब वो कहीं नहीं जाएगी। जहां आपने उसका पैर पकड़ा कि अरे ऐसे कैसे चली जाओगी, तुम चली जाओगी तो चंद्रमा चमकना बंद कर देगा, समझ जाएगी भिखमंगा है। लेट मैरिज का अभी ट्रेंड चल रहा है, आदमी 35 साल 40 साल में शादी कर रहा है, आपके हिसाब से ठीक है वो, या नहीं ठीक है? अब तो हर या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, नहीं कर रहा है शादी? नहीं, कई बार तो ऐसा होता है। मेरे साथ अभी एक लड़का आया था मुझे छोड़ने, प्रशांत तिवारी, ठीक है, आज की डेट में वो आदमी अच्छा बिजनेसमैन है इंडिया का। और उस आदमी की एक बात मैं बताऊं, वो मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी था, मैंने सोचा कहूँगा कि मैं इलेक्शन के बाद थोड़ा सा फंस गया इन अ सेंस कि मेरे फाइनेंसेस ब्लॉक थे। भाई हमेशा तो आप पैसा अपने पास कैश रखते नहीं, तो मेरे फाइनेंसेस ब्लॉक थे। तो मेरी उससे मुलाकात हुई, ऐसे ही एक मित्र ने मुलाकात करी, प्रशांत त्रिपाठी, देवरिया के, बैठे थे। मैंने कहा यार एक मकान बेचना पड़ेगा, नहीं तो फाइनेंसेस सारे ब्लॉक हो गए। उसने कहा कितने की जरूरत है आपको? मैंने कहा यार 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसने कहा सर हमसे ले लो। आज के युग में बिना गारंटी लोग 5,000 रुपए दे दें तो नहीं मिलेगा दोबारा। लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की। तो मैंने पूछा क्यों नहीं की, उसी का मैं एग्जांपल देता हूँ। 35-36 के आसपास उसकी उम्र है। तो मैंने पूछा यार प्रशांत शादी क्यों नहीं की?
बोला सर इतनी चुनौतियां थी ना घर में, बहन की शादी करनी थी सर, मकान बनवाना था सर, भाइयों को स्टैब्लिश करना था सर। तो कई फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर हम देखते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी है जी। मैं तो अभी यहाँ बोल जाऊंगा कि लेट में शादी नहीं करना चाहिए, ये है वो है, लेकिन उसके पीछे का क्या है वो अभी मेरे बच्चों को एक आदमी ट्यूशन पढ़ाता है, लड़का है, मेरा स्टूडेंट ही रहा है, शरद चंद्र मिश्रा। आज की बात बता रहा हूँ, आज की, यही एस्टर पब्लिक स्कूल है, ठीक है, नोएडा में, वहाँ टीचर है वो, बढ़िया टीचर है, बहुत शानदार। मेरी बिटिया के 7 नंबर मैथ्स में आए थे 100 में, उसने पढ़ाया 85 नंबर आए। आज उसने मुझसे कहा, मैं आ रहा था पॉडकास्ट के लिए, बोला सर आपसे एक बात कहनी। मैंने कहा बताओ। कहा सर मकान ले लूं सर। अरे मैंने कहा तू इतने दिन से पढ़ा रहा है, तू मकान नहीं लिया? कहा सर 3 बहनों की शादी किया सर, और बहुत सारे काम किए, तो अगर मुझे थोड़ा सा फाइनेंस की जरूरत है। मैंने कहा तू चिंता मत कर। तो हर आदमी के जीवन की कहानी है, एक चुनौती है। सही बात है। तो एक रफ टफ जवाब देना तो बड़ा आसान होता है, पर जो आदमी अपनी जिंदगी को फेस कर रहा होता है, उसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। पढ़ाई को लेकर के और काम को लेकर के एक ट्रेंड बदला है। लोग जो एक नॉर्मल पढ़ाई होती थी, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एमबीए करना, उससे हटके लोग अब कंटेंट बनाना शुरू कर चुके हैं बड़े पैमाने पर। तो आपको लगता है ये एजुकेशन का भी उसको कंप्लीट करना चाहिए, या कंटेंट बना रहा तो चल जाएगा? नहीं, एजुकेशन व्यक्ति के समझ को विकसित करती। एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अनफॉर्चुनेटली बना ऐसा ही है देश में। ऐसा है। अच्छा, वो कोई मैंडेटरी भी नहीं है। कबीरदास जी स्कूल नहीं गए, पर बहुत बड़ी समझ थी उनके पास। और मनुष्य का गहना है समझ, विजडम। अगर समझ उसके पास है तो उसकी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। 2 चीजें मनुष्य के पास होनी चाहिए, एक समझ और एक साहस। तो पढ़ना तो उसे चाहिए, पढ़ना तो उसे चाहिए ही चाहिए। बट अगर वो व्लॉगिंग करके महीने का 50 लाख कमा ले रहा है तो क्यों पढ़े? अब बड़े सारे लोग ऐसे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, तो आपके पास पैसा तो आ जाएगा, पर मन का विकास तो रुक जाएगा। मतलब मन को भी तो भोजन चाहिए, जैसे बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, ऐसे मन को भी तो विचार चाहिए, सोच चाहिए, समझ चाहिए। तो अगर आप चाणक्य पढ़ लोगे, भगवती चरण वर्मा की, अगर आप चित्रलेखा पढ़ लोगे भगवती चरण वर्मा की, अगर ये सब किताबें आप पढ़ोगे, तो आपको नए नए और कंटेंट डेवलप होगा, और प्यारा कंटेंट डेवलप होगा। तो शिक्षा आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शिक्षा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब भगत सिंह जेल में किताब पढ़ते थे, मतलब जिस दिन उनको फांसी थी, बड़ा प्यारा इंसिडेंट है ये, कि जिस दिन उनको फांसी थी, उनको एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी, 23 मार्च को थी, लेकिन गवर्नमेंट को सूचना मिली कि शायद बैस्टिल की तरह लाहौर जेल को भी उड़ा के और लोग उन्हें छुड़ा ले जाए, तो उन्होंने एक दिन पहले उन्हें हैंग किया था। तो सुबह 4 बजे जब जेलर पहुंचा तो किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहा धोगे, तैयार, रेडी। तो जेलर ने पूछा आखिरी विश? बोला 15 पन्ने बचे हैं। यहाँ जिनकी जिंदगियां फंसी हुई हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। जो आदमी 2 घंटे बाद फांसी पे चढ़ने जा रहा है, वो पढ़ रहा है और कह रहा है अंतिम विश यही है कि 15 पन्ने बचे। तो पढ़ना चाहिए, जरूरी है, पढ़ना अनिवार्य है, स्वाध्याय करना चाहिए। कौन सा रेवोल्यूशन है सर आपका इस साल 2026 में? क्या क्या अचीव करना चाहते हैं आप? नहीं ऐसा कोई, बस मैंने कहा ना कि जिस यात्रा पे मैं चल चुका हूँ, जिस यात्रा को मैंने छेड़ा है, अभी मैं 2 प्रोग्राम चला रहा हूँ। एक सुबह चला रहा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ध्यान कराता हूँ। अच्छा। तो मैं उसमें कहता हूँ कि हम सब ऑर्डिनरी हैं, और अगर हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया उसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। मुझे टर्म बहुत पसंद है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर आप माया की एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, प्रोस्टिट्यूशन करने लगे, तो आप आईसीयू की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपने ब्रह्म के एक्स्ट्रा को जोड़ लिया, आप पढ़ने लगे, आप ध्यान करने लगे, योग करने लगे, तो आप स्वर्ग की तरफ, मतलब उन्नति की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा यही रेजोल्यूशन है कि इन दोनों प्रोग्रामों को मैं आगे बढ़ाऊं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाऊं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। और
आगे भी इस नए साल में आपसे आगे भी बात होती रहेगी। बिल्कुल। All the तो best मैं आप- चाहता हूँ कि हम अगला एक शो हम्म। गीता पे करें, यथार्थ गीता पे। बिल्कुल कभी अगर आगे समय मिलता है, कुछ होता है, तो उस पे बहुत अच्छा शो हो सकता है और बड़ी लोगों को अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल तो हम अगला कोई शो करेंगे जब टाइम होगा, तो यथार्थ गीता पे। जल्दी करेंगे सर। इस शो के बाद भी कई सारे सवाल लोगों के मन में आएंगे, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज लिखिएगा। उन सवालों को अगले शो में जरूर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। नमस्ते सर।